अब ऐश अलोला चैंपियन यानी कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बन चुका था। वो प्रोफेसर ओक के पास जाता है और पूछता है कि क्या मैं पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ, बट प्रोफेसर ओक बताते हैं कि पोकेमॉन मास्टर बनना इससे कहीं ज्यादा है। अभी तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के सिर्फ एक कदम पास आए हो। ऐश पूछता है कि तो पोकेमॉन मास्टर कैसे बना जाए। प्रोफेसर ओक बताते हैं कि नॉर्दर्न रीजन में एक पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप हर साल होती है, बट उसमें पोकेमॉन वर्ल्ड के 6 सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें पार्टिसिपेट करने की क्राइटेरिया भी काफी ज्यादा हार्ड है, जो कि काफी कम ही ट्रेनर्स पूरे कर पाते हैं। ऐश पूछता है कि ऐसी कौन सी क्राइटेरिया है। प्रोफेसर लोग बताते हैं कि इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए 4 क्राइटेरिया है, जिनमें सबसे पहले ये है कि तुम्हारे पास 50 बैजेस होनी चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि तुम्हारे पास पोकेमॉन वर्ल्ड के सारे 18 टाइपिंग के पोकेमॉन होने चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया सबसे हार्ड है, जो कि यह है कि तुम्हारे पास 3 लेजेंडरी पोकेमॉन होने चाहिए, जिनमें से एक म्यूटू होगा। और फोर्थ और लास्ट क्राइटेरिया ये है कि तुमने सारे रीजन के चैंपियंस को डिफीट किया हो। अगर तुम ये सारी क्राइटेरिया पूरी कर लेते हो तो तुम्हें नॉर्दर्न रीजन के पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। पर हाँ, वहाँ जाकर तुम्हें एक और क्राइटेरिया पता चलेगी, जो कि हर एक ट्रेनर के लिए अलग होती है। वो चैलेंज काफी ज्यादा हार्ड होगा, जिसको पास करके तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सारे टास्क को कंप्लीट करने निकल जाता है। उसके पास कैंटो, ऑरेंज आइलैंड, जोटो, होइन, सिनो, यूनोगा, कैलोस को मिलाकर 52 बैजेस थे, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल्ड है। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि ऐश के पास 18 टाइप के पोकेमॉन होने चाहिए। ऐश के पास ऑलरेडी 16 टाइपिंग के पोकेमॉन थे, साइकिक और फायरी टाइप को छोड़कर। ऐश को याद आता है कि उसके घर पे एक फैरी और साइकिक टाइप पोकेमॉन मिस्टर माइम है, जिसको वो पोकेबॉल से कैच करके इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है। अब थर्ड क्राइटेरिया ये है कि उसको सारे चैंपियंस को डिफीट करना है। ऐश ने ऑलमोस्ट सारे चैंपियन को डिफीट किया था, सिर्फ 3 रीजन के चैंपियंस को छोड़कर, जो कि था कैंटो चैंपियन, जोटो चैंपियन लैंस और कैलोस चैंपियन डायन था। अब क्योंकि आज गला रीजन में था तो कैलोस रीजन उसके काफी ज्यादा पास था, इसीलिए वो ट्रैवल करता है कैलोस रीजन में। अपने जर्नी के बीच में वो वेटलैंड में होता है, जहाँ पर वो रास्ता भूल जाता है। वहाँ पर वो फंस चुका था, तभी काफी सारे हाउंडूम ऐश के ऊपर अटैक कर देते हैं, बट तभी एक पोकेमॉन आकर ऐश को बचा लेता है। एंड वो और कोई नहीं बल्कि ऐश का ग्रीनिंजा था, जिसने ऐश के ऑरा को सेंस कर लिया था। ऐश और ग्रीनिंजा काफी टाइम बाद मिले थे। ऐश ग्रीनिंजा को बताता है कि मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। ग्रीनिंजा मना कर देता है क्योंकि उसको कैलोस को प्रोटेक्ट करना था। पर तभी वहाँ पे लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ायगार्ड आ जाता है और वो ग्रीनिंजा को ऐश के साथ जाने के लिए अलाउ कर देता है। बट कुछ टाइम बाद ग्रीनिंजा को वापस आना होगा। ग्रीनिंजा ऐश के टीम को ज्वाइन कर लेता है। ऐश अपनी जर्नी आगे बढ़ाता है और डायंथा से मिल जाता है। वो डायंथा को चैलेंज करता है एक 6-on-6 बैटल के लिए। डायंथा एग्री कर लेती है और ये बैटल स्टार्ट होती है। डायंथा का सबसे पहला पोकेमॉन होता है अरोरस। वहीं पर ऐश अपने सेप्टल को सेंड करता है। दोनों ही पोकेमॉन्स को एक दूसरे के खिलाफ डिसएडवांटेज था, बट स्टिल ये बैटल स्टार्ट होती है। सेप्टल सबसे पहले लीफ ब्लेड का यूज करता है, पर अरोरस रिफ्लेक्ट का यूज करके उस अटैक को सेप्टल के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देती है। फिर वो ब्लिजार्ड का यूज करती है, जिससे सेप्टल को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश अपने सेप्टल को बुलेट सीड यूज करने बोलता है, पर अरोरस दोबारा से रिफ्लेक्ट का यूज करके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है और सेप्टल को डैमेज पड़ता है। फिर अरोरस लाइट स्क्रीन का यूज करती है। ऐश को पता चल जाता है कि डायंथा डिफेंसिव स्ट्रेटेजी का यूज कर रही है, तभी वो अपने सेप्टल को सोलर बीम यूज करने बोलता है। लाइट स्क्रीन के चलते अरोरस को काफी कम डैमेज पड़ता है सोलर बीम का, और फिर वो ब्लिजार्ड का यूज करके सेप्टल को डिफीट कर देती है। ऐश को डायंथा की स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो पोकेमॉन से बिना बात किए उनको ऑर्डर्स दे रही थी। उनके सोल से कनेक्ट हो गया। अब ऐश कुछ सोचता है और भेजता है अपने इन्फर्नेप को। अब यहाँ पर अरोरस को डिसएडवांटेज था। ऐश अपने इन्फर्नेप को फ्लेम थ्रोअर यूज करने बोलता है, जिसको अगेन अरोरस रिफ्लेक्ट कर देती है। अब ऐश सोचता है कि इसको कैसे डिफीट किया जाए, तभी उसको एक स्ट्रेटेजी आती है और वो इन्फर्नेप को डिग अटैक यूज करने बोलता है। अब किसी भी समय इन्फर्नेप अरोरस के ऊपर अटैक कर सकता था। कुछ टाइम बाद ऐश इन्फर्नेप को ऊपर आने बोलता है और डिग अटैक अरोरस पे लग जाता है। फिर इन्फर्नेप क्लोज कॉम्बैट का यूज करके अरोरस को हरा देता है। डायंथा ऐश के स्ट्रेटेजी से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, बट वो बोलती है कि ये तो सिर्फ स्टार्टिंग थी, असली मैच तो अब शुरू होगा। और डायंथा भेजती है अपने फाइटिंग और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन हौलूचा को। ऐश दोबारा से इन्फर्नेप को डिग अटैक यूज करने बोलता है, बट इस बार डिग अटैक काम नहीं करता, क्योंकि हौलूचा एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन था। डायंथा एक स्माइल देती है और हौलूचा को फ्लाइंग प्रेस यूज करने बोलती है, जो कि एक सुपर इफेक्टिव अटैक था, जिससे इन्फर्नेप को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है।
ऐश इन्फर्नेप को फ्लैट ब्लिट्स यूज करने बोलता है, जिसको हाउलूचा डॉज कर लेता है। फिर हाउलूचा यूज करता है हाई जंप किक का, जिसको इन्फर्नेप बिग अटैक का यूज करके डॉज कर लेता है। रिकॉइल से हाउलूचा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब इन्फर्नेप जमीन के अंदर था, तभी डायंथा अपने हाउलूचा को उस जमीन के अंदर स्टोन एज यूज करने बोलती है, जिससे इन्फर्नेप को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और इन्फर्नेप हार जाता है। अब ऐश अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ भेजता है लुकारियो को। दोनों ही फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स थे। हाउलूचा फ्लाइंग प्रेस का यूज करता है, पर तभी ऐश अपने लुकारियो को ऑरा स्पेयर यूज करने बोल देता है, जो कि हाउलूचा को हवा में ही लग जाता है और हाउलूचा हार जाता है। अब डायंथा अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरह गोरगीस्ट को भेजती है। ऐश अपने लुकारियो को ऑरा स्पेयर यूज करने बोलता है, बट वो गोरगीस्ट पर असर नहीं करता, क्योंकि वो एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन थी। गोरगीस्ट शैडो स्नीक अटैक का यूज करती है, जिससे वो लुकारियो के पीछे चली जाती है शैडो बनकर और अटैक कर देती है। ऐश बोलता है कि लुकारियो पीछे मुड़ो और बुलेट पंच अटैक का यूज करो, पर तभी गोरगीस्ट एक और शैडो स्नीक अटैक का यूज करके लुकारियो के पीछे जाकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। गोरगीस्ट ऐसा बार बार कर रही थी, तभी ऐश अपने लुकारियो को डबल टीम यूज करने बोलता है। गोरगीस्ट इस बार शैडो स्नीक का यूज नहीं कर पाती और लुकारियो यूज कर देता है स्टील बीम अटैक का। अब गोरगीस्ट ट्रिक और ट्रिक अटैक का यूज करती है, जिससे लुकारियो एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन बन जाता है और फिर सुपर इफेक्टिव फैंटम फोर्स अटैक का यूज करके गोरगीस्ट लुकारियो को डिफीट कर देती है। इसको देखकर सारी ऑडियंस और ऐश शॉक हो जाते हैं कि आखिर डायंथा ने ऐसी स्ट्रेटेजी कैसे बनाई। अब ऐश के 3 पोकेमॉन्स हार चुके थे और अभी भी डायंथा के पास 4 पोकेमॉन्स थे। ऐश बोलता है कि अब मेरे फाइनल 3 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स आने वाले हैं और भेजता है अपने चार्जर्ड को। डायंथा बोलती है कि ये चार्जर्ड नॉर्मल चार्जर्ड से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लगता है तुमने इसको अच्छी ट्रेनिंग दी है। ऐश बोलता है हाँ, मेरे चार्जर्ड ने काफी ज्यादा टाइम चार्सिफिक वैली में सिर्फ ट्रेनिंग करते हुए ही बिताया है और ये पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट चार्जर्ड बनना चाहता है और ये और भी ज्यादा पावरफुल तब हो जाएगा जब मैं इसको मेगा इवॉल्व करूंगा। ऐश अपने मेगा रिंग से कीस्टोन को निकालता है और मेगा इवॉल्व कर देता है चार्जर्ड को मेगा चार्जर्ड एक्स में। गोरगीस्ट दोबारा से शैडो स्नीक अटैक का यूज करती है, बट ऐश डायंथा की स्ट्रेटेजी समझ चुका था और वो चार्जर्ड को अपने पीछे ओवरहीट अटैक का यूज करने बोलता है, जो कि गोरगीस्ट पर लग जाता है और इस एक ही अटैक से गोरगीस्ट हार जाती है। ऐश का चार्जर्ड पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अब डायंथा अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरह टायरेंट्रम को भेजती है। ये बैटल स्टार्ट होती है तो अब डायंथा के टायरेंट्रम के सामने आज का मेगा चार्जर्ड एक्स था। दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे। बैटल स्टार्ट होती है। टायरेंट्रम हाइपर बीम अटैक का यूज करता है, जो कि चार्जर्ड पे लग जाता है, पर डायंथा ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसके पोकेमॉन के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से चार्जर्ड के ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। ऐश चार्जर्ड को ड्रैगन टेल अटैक यूज करने बोलता है, जो कि सुपर इफेक्टिव था टायरेंट्रम पे। एक ही अटैक से टायरेंट्रम को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर टायरेंट्रम यूज करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक का। ऐश चार्जर्ड को वहीं पर खड़े रहने बोलता है। जैसे ही टायरेंट्रम पास आता है, चार्जर्ड टायरेंट्रम को पकड़ लेता है और ऐश बोलता है कि चार्जर्ड साइज़मिक टॉस अटैक यूज करो। चार्जर्ड टायरेंट्रम को आसमान में लेकर चले जाता है और फिर गोल गोल घुमा के जमीन पे पटक देता है, जिससे टायरेंट्रम वहीं पर हार जाता है। डायंथा काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको पता था कि ऐश का चार्जर्ड स्ट्रॉन्ग है, बट वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उसको नहीं पता था। ऐश बोलता है कि ये मेरे चार्जर्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। इस अटैक का यूज करके हमने काफी सारी बैटल्स जीती है। अब डायंथा के पास उसके सिर्फ 2 ही सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बचे थे, तो अपने 5वें पोकेमॉन की तरह भेजती है सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन गुड्रा को। अगेन एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। गुड्रा यूज करती है रेन डांस का, जिससे बारिश होने लगती है। इससे चार्जर्ड को डैमेज पड़ता रहेगा। चार्जर्ड यूज करता है ड्रैगन टेल अटैक का, जिसको गुड्रा डॉज कर लेती है और यूज करती है ड्रैगन पल्स अटैक का, जिसका चार्जर्ड पे डैमेज पड़ता है। ऐश अपने चार्जर्ड को बोलता है कि चलो इस बैटल को यहीं पे खत्म करते हैं और साइज़मिक टॉस यूज करने बोलता है, बट इस बार गुड्रा तैयार थी और उस अटैक को डॉज करके चार्जर्ड पे एक्वा टेल का यूज कर देती है। अब ऐश अपने चार्जर्ड को ड्रैगन ब्रेथ अटैक का यूज करने बोलता है, जो कि गुड्रा पे लग जाता है और गुड्रा को काफी डैमेज पड़ता है। चार्जर्ड को लगातार रेन डांस अटैक से डैमेज पड़ रहा था। ऐश अपने चार्जर्ड को फ्लेम थ्रोअर यूज करने बोलता है, बट गुड्रा प्रोटेक्ट का यूज करके उसको डॉज कर लेती है। तभी ऐश का चार्जर्ड पीछे आकर सबमिशन अटैक यूज कर देता है, जिससे गुड्रा हार जाती है। ऐश बोलता है कि यह है मेरे चार्जर्ड की ट्रू पोटेंशियल। चार्जर्ड ने डायंथा के 3 पोकेमॉन यानी कि आधी टीम को हरा दिया था। अब डायंथा का फाइनल पोकेमॉन बचता है। सबको पता होता है कि वो कौन है। डायंथा भेजती है अपने गार्डिवोर को और मेगा इवॉल्व कर देती है मेगा गार्डिवोर में। ऐश चार्जर्ड को साइज़मिक टॉस यूज करने बोलता है, पर गार्डिवोर रिफ्लेक्ट का यूज करती है, जिससे उस अटैक का डैमेज चार्जर्ड पर ही लग जाता है। फिर गार्डिवोर यूज करती है मून ब्लास्ट अटैक का, जो कि मेगा चार्जर्ड एक्स पर सुपर इफेक्टिव था। इससे चार्जर्ड को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो हार जाता है। अब ऐश के पास 2 पोकेमॉन्स बचे थे, वहीं पर डायंथा के पास सिर्फ 1 पोकेमॉन था। ऐश भेजता है अपने ग्रीनिंजा को। ऐश बोलता है कि जब हमने पिछली बार बैटल किए थे तो मेरे ग्रीनिंजा ने तुम्हारे गार्डिवोर को ऑलमोस्ट हरा दिया था, बट हम अपना कंट्रोल खो देते हैं, जिससे हम नहीं जीत पाते, तो इस बार हम उसका बदला लेंगे। डायंथा बोलती है कि देखते हैं कौन किसको हराता है। ऐश अपने ग्रीनिंजा को वाटर शुरिकेन यूज करने बोलता है
पर गार्डिवोर की स्पीड काफी ज्यादा थी और वो काफी इजीली वाटर शुरिकन को डॉज कर लेती है। मेगा गार्डिवोर मून ब्लास्ट अटैक का यूज करती है जो कि ग्रेनिंजा पे सुपर इफेक्टिव होता है और ग्रेनिंजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि हमें यही तो चाहिए था और दोनों मर्ज हो जाते हैं जिससे ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रेनिंजा में। डायंथा बोलती है कि मैंने इस फॉर्म को काफी टाइम बाद देखा है। दोनों ही पोकेमॉन्स में काफी इंटेंस बैटल होती है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने बेस्ट मूव का यूज कर रहे थे बट ग्रेनिंजा इस बैटल को डोमिनेट कर रहा होता है अपने स्पीड के चलते। डायंथा के गार्डिवोर का एक भी अटैक ग्रेनिंजा पे नहीं लग रहा था। वहीं पर ग्रेनिंजा डायंथा के गार्डिवोर को काफी डैमेज दे चुका था। ऐश बोलता है कि चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जायंट वाटर शुरिकन का यूज करके ग्रेनिंजा जायंट वाटर शुरिकन का यूज कर देता है जिसको गार्डिवोर डॉज नहीं कर पाती और वो हार जाती है, यानी कि ये बैटल ऐश जीत चुका था। ऐश ने ये बैटल 2 पोकेमॉन रहते हैं जीत ली थी। डायंथा बोलती है कि तुम पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। ऐश बोलता है और मैं अब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ जो कि नॉर्दर्न रीजन में हो रही है, जिसके लिए मुझे 3 चैंपियंस हराने थे। मैंने पहले को हरा दिया है, अब मैं जा रहा हूँ जोटो रीजन में लैंस को हराने। डायंथा ऐश को गुड लक बोलती है और ऐश अपने जर्नी पे निकल जाता है। जर्नी करते करते वो यूनोवा रीजन में आ जाता है। तभी ऐश को प्रोफेसर ओक का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि नैक्रिन सिटी में एक अननोन पोकेमॉन ने हमला कर दिया है और वो पोकेमॉन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। और क्योंकि तुम पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन यानी कि पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर हो तो उस पोकेमॉन को तुम्हें ही रोकना होगा। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और उस पर बैठ कर नैक्रिन सिटी पहुंच जाता है जहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल दिखने वाला पोकेमॉन पूरे नैक्रिन सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ऐश को नैक्रिन सिटी में प्रोफेसर जूनिपर मिलते हैं जिनसे वो इस पोकेमॉन के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। प्रोफेसर जूनिपर बोलते हैं कि काफी टाइम पहले यूनोवा रीजन में एक काफी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन हुआ करता था जो कि था ओरिजिनल ड्रैगन। ये फ्यूजन था 3 यूनोवा के लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ैक्रोम, रेशराम और क्यूरेम का, पर तीनों का ही गोल अलग अलग था जिसके चलते उनमें काफी झगड़ा भी हुआ करता था और वो एक दूसरे से ही फाइट करते रहते थे, जिसके चलते ओरिजिनल ड्रैगन जो की एक सिंगल पोकेमॉन था आगे जाके 3 अलग अलग पोकेमॉन्स में बढ़ जाता है जो की होते हैं ज़ैक्रोम, रेशराम और क्यूरेम। बट रिसेंटली ये तीनों ही पोकेमॉन ड्रैगन स्पाइरल टावर पे एक साथ पहुंच जाते हैं जिसके चलते ये दोबारा से फ्यूज हो जाते हैं और अब दोबारा से इनके बीच में आर्गुमेंट हो चुकी है और ये सारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और अब हमें इनको रोकना होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पोकेमॉन वर्ल्ड का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, इसको रोकना काफी मुश्किल है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकालता है और वो उसको जायंट वाटर शुरिकन अटैक यूज करने बोलता है जिसका ओरिजिनल ड्रैगन पे कोई भी असर नहीं पड़ता। फिर ओरिजिनल ड्रैगन फ्लेम थ्रोअर का यूज करके ग्रेनिंजा को हरा देता है। फिर ऐश अपने पूरे टीम को बाहर निकालता है पर ओरिजिनल ड्रैगन हाइपर बीम का यूज करके सारे पोकेमॉन्स को हरा देता है। ऐश प्रोफेसर को कॉल लगाता है और बोलता है कि ओरिजिनल ड्रैगन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको कैसे डिफीट किया जाए। प्रोफेसर बताते हैं कि तुमको इसको डिफीट करने के लिए काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन चाहिए होंगे। ऐश सोचता है कि मैं इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन कहाँ से लाऊं। तभी ऐश के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने चार्जार्ड को बाहर निकालकर कैलो रीजन के दहारा सिटी में चले जाता है और वो एक पोकेमॉन को ढूंढने लगता है। ऐश को पता था कि अब वही पोकेमॉन पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को बचा सकता है बट उसको कहीं पर भी वो पोकेमॉन नहीं दिखता। तभी एक रिंग से ऐश और पिकाचू को कोई खींचने लगता है। कुछ टाइम बाद ऐश को पता चलता है कि ये तो हुपा है जो कि हमारे साथ खेलना चाह रहा है। हुपा अभी भी ऐश और पिकाचू को पहचानता। ऐश हुपा को बोलता है कि अब तुम वापस से दहारा सिटी जा सकते हो बट हुपा अजीब सा बिहेव करने लगता है पर वो वापस नहीं जाता। ऐश को कुछ समझ में नहीं आता पर वहीं पर प्रोफेसर जूनिपर होती है जो कि ऐश को बताती है कि शायद हुपा तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है। ऐश बोलता है अगर ऐसा है तो हुपा तुम मेरी टीम ज्वाइन कर सकते हो। हुपा हैप्पीली ऐश के टीम में आ जाता है जिसके साथ ऐश 3 लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन पकड़ने के टास्क में सबसे पहला लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन पकड़ लेता है। ऐश अपने जर्नी में आगे बढ़ता है पर तभी उसको सिंथिया का फोन आता है और वो बोलती है कि मुझे एक मिस्टीरियस आइटम मिला है, क्या तुम इस आइटम को प्रोफेसर ओक के पास लेके जा सकते हो रिसर्च करने के लिए। ऐश जल्दी से अपने चार्जार्ड का यूज करके सिंथिया के पास पहुंच जाता है जहाँ पर सिंथिया उसको एक शेल टाइप का फ्लूट दिखाती है। ऐश को समझ में नहीं आता कि ये क्या है और वो उसको प्रोफेसर ओक के पास लेके चले जाता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मैंने काफी टाइम रिसर्च किया बट मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई आइटम नहीं देखा है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तुम्हें ये आइटम कहाँ मिला। ऐश बताता है कि मुझे ये आइटम सिंथिया से मिला है जिसको ये सिंजो रुइंस पर मिला था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं तुम इस आइटम को वहीं कहीं आसपास लेकर जाओ, शायद तब हमें पता चल पाए कि इस आइटम से क्या हो सकता है। ऐश इस आइटम को लेकर सिंजो रुइंस चला जाता है जहाँ पर उसको एक ओल्ड मैन देखने को मिलता है। वो ओल्ड मैन ऐश के हाथ में उस फ्लूट को देख लेता है और वो ऐश को रोक लेता है। वो बोलता
बोलता है कि एक एक्सट्रीमली रेयर आइटम है, तुमको ये कहाँ से मिला। ऐश बोलता है कि ये सिलो चैंपियन सिंथिया को रिसर्च करते वक्त इसी जगह पर मिला था। वो ओल्ड आदमी बोलता है कि इस आइटम को सही जगह पर यूज करना है, जिससे तुम पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को समन कर सकते हो। ऐश बोलता है कि सच में मैं इसको कहाँ पर यूज करूँ। वो ओल्ड आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें पूरा तो नहीं बता सकता, बट एक हिंट दे सकता हूँ, जो कि है स्पीयर पिलर। ऐश बोलता है कि मुझे इसके बारे में और भी बताओ, पर तभी वो ओल्ड मैन वहाँ से गायब हो जाता है, जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बट अब ऐश को पता था कि उसको कहाँ जाना है। वो उस फ्लूट को लेकर चले जाता है स्पीयर पिलर, जहाँ पर सिर्फ एक खाली जगह होती है और कुछ भी नहीं होता है। ऐश बोलता है कि शायद उस ओल्ड मैन ने मुझे झूठ बोला है, पर तभी पीछे से सिंथिया आती है और बोलती है कि नहीं, उस ओल्ड मैन ने झूठ नहीं बोला है। हो सकता है कि तुम इस फ्लूट को एक बार बजाने का ट्राई करो और कुछ मैजिकल चीज हो जाए। सिंथिया की बात मानकर ऐश उस फ्लूट को बजाने लगता है। काफी देर उस फ्लूट को बजाने के बाद एक काफी बड़ी सीढ़ी वहाँ पे बन जाती है, जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वहाँ पर लिखा होता है हॉल ऑफ ओरिजिन। सिंथिया बोलती है कि जैसा कि मुझे लग रहा था ये वही है। ऐश बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिंथिया बोलती है कि वो आइटम अजूर फ्लूट था, अब तुम्हें इस लैडर पे चढ़ना होगा, जिसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पर कौन है। ऐश उस सीढ़ी पर चढ़ने लगता है, बट वो सीढ़ी काफी ज्यादा लंबी होती है। 1 से 2 घंटा चढ़ने के बाद ऐश सीढ़ी के ऊपर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसको दोबारा से एक खाली जगह देखने को मिलती है, बट बीच में एक ट्रायंगल सा बटन था, जिसके ऊपर ऐश खड़ा होता है। और तभी वहाँ पर पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड यानी कि नॉर्मल टाइप पोकेमॉन आर्सियस आ जाता है, जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आर्सियस बोलता है कि अच्छा, वो तुम ही थे जिसने अजूर फ्लूट का यूज करके मुझे समन किया है। और आर्सियस ऐश को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है, जहाँ पर वो अनलिमिटेड पोकेमॉन्स का यूज कर सकता था, एंड अगर वो आर्सियस को हरा लेता है तो वो आर्सियस को कैच भी कर सकता है। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ऐश के पास उसके जर्नी में जितने भी पोकेमॉन पकड़े थे वो सब आ जाते हैं, और वो सबसे पहले अपने हेराक्रोस को भेजता है। आर्सियस हाइपर वॉइस का यूज करके काफी इजीली हेराक्रोस को डिफीट कर देता है, जिसके बाद ऐश अपने ड्रैगनाइट को भेजता है। आर्सियस दोबारा से हाइपर वॉइस का यूज करके ड्रैगनाइट को हरा देता है। इसी तरह से एक के बाद एक कर ऐश अपने सारे पोकेमॉन को भेजते रहता है, और आर्सियस काफी इजीली उन सबको हरा देता है। अब ऐश के पास सिर्फ 3 पोकेमॉन्स बचे होते हैं, और वो एक साथ अपने तीनों सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को भेज देता है, जो कि होते हैं उसका पिकाचू, उसका बॉन्डिवॉल, ग्रिंजा और मेगा चार्जर्ड एक्स। अब ऐश आर्सियस को पकड़ पाएगा या नहीं, वो इन तीनों ही पोकेमॉन पे डिपेंड करता था। तीनों ही पोकेमॉन आर्सियस के साथ फाइट शुरू कर देते हैं। आर्सियस जजमेंट अटैक का यूज करता है, जिसको तीनों ही पोकेमॉन डॉज कर लेते हैं। फिर ऐश ग्रिंजा को जायंट फोड़ा शुरिकेन यूज करने बोलता है, पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है, वहीं पर चार्जर्ड को फ्लेम थ्रोअर यूज करने बोलता है। तीनों ही पोकेमॉन के अटैक आर्सियस पे लग जाते हैं, जिससे आर्सियस को कुछ भी डैमेज नहीं होता। ऐश को पता था कि आर्सियस इतना इजीली नहीं हारने वाला है, बट वो हार नहीं मानता है, और वो अपने तीनों ही पोकेमॉन्स को अटैक करने बोलता रहता है। तीनों पोकेमॉन लगातार आर्सियस के ऊपर अटैक करते हैं, बट आर्सियस को ज्यादा डैमेज नहीं होता। फिर आर्सियस तीनों ही पोकेमॉन्स के ऊपर हाइपर बीम यूज कर देता है, जिसको ग्रिंजा और पिकाचू तो डॉज कर लेते हैं, पर मेगा चार्जर्ड एक्स डॉज नहीं कर पाता, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। अब ऐश के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, और वो अपने तीनों ही पोकेमॉन्स को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करने बोल देता है, यानी कि ग्रिंजा को जायंट बॉल शुरिकेन, पिकाचू को उसका जी मूव यानी कि 10 बिलियन थंडरबोल्ट, वहीं पर चार्जर्ड को साइक्लिक टॉस। तीनों ही अटैक आर्सियस पे लग जाते हैं, और आर्सियस को थोड़ा डैमेज पड़ता है, बट फिर आर्सियस अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि जजमेंट का यूज करके ऐश के तीनों पोकेमॉन्स को हरा देता है। अब ऐश के पास कोई और पोकेमॉन नहीं बचा था, और वो जमीन पे गिर के रोने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि उसने काफी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। पर तभी उसको याद आता है कि रिसेंटली उसने एक मिथिकल पोकेमॉन हुपा को पकड़ा था, और वो तुरंत हुपा को बाहर निकालता है। अब ये बैटल पोकेमॉन वर्ल्ड के 2 सबसे स्ट्रॉन्ग मिथिकल पोकेमॉन्स के बीच में थी। हुपा कन्फाइंड फॉर्म में होता है, बट ऐश प्रिजन बॉटल का यूज करके हुपा कन्फाइंड को हुपा अनबाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में था। बैटल स्टार्ट होती है। आर्सियस सबसे पहले अपने फेरी टाइप प्लेट का यूज करता है, जिससे वो फेरी टाइप में बदल जाता है, और वो अपने फेरी टाइप के जजमेंट अटैक का यूज करता है, जो कि हुपा अनबाउंड पे सुपर इफेक्टिव था, और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर हुपा यूज करता है साइकिक अटैक का, जिससे आर्सियस को डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग थे और अपने बेस्ट अटैक का यूज कर रहे थे, पर आर्सियस अपने मल्टी टाइप एबिलिटी के चलते और गॉड पोकेमॉन होने के चलते डोमिनेट कर रहा होता है। तभी ऐश को एक स्ट्रेटेजी याद आती है, और वो हुपा को स्किल स्वैप अटैक का यूज करने बोल देता है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स की एबिलिटी एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि आर्सियस के पास मैजिशियन एबिलिटी आ जाती है, वहीं पर हुपा के पास मल्टी टाइप एबिलिटी आ जाती है, जिसका यूज करके वो फाइटिंग टाइप पोकेमॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आर्सियस यूज करता है जजमेंट अटैक का, जिसका हुपा पे ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता, क्योंकि वो अटैक अब वीक हो चुका था हुपा अनबाउंड पे। हुपा ज़ेन हेडबट का यूज करता है, जिसका आर्सियस पे डैमेज पड़ता है। फिर आर्सियस यूज करता है हाइपर वॉइस का, जिससे हुपा को अब हुपा अनबाउंड और भी लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को समन कर देता है, जैसे कि म्यूटू, रेक्वाजा, म्यू, हो-ओ, लुगिया, रेजिगिगस, रेशिराम, जैक्रोम और क्यूरेम, और ये सब आर्सियस से फाइट करने लगते हैं।
आर्सेस से काफी देर तक फाइट करता है, पर लास्ट में म्यूटू एक जायंट शैडो बॉल का यूज करता है। वहीं पर रेक्वाजा ड्रैगन असेंट का यूज करता है। दोनों ही अटैक एक साथ आर्सेस पे लगते हैं और आर्सेस हार जाता है। अब ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और आर्सेस के ऊपर पोकेबॉल फेंक देता है, जिससे आर्सेस को ऐश कैच कर लेता है। अब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टास्क में ऐश के पास 2 मिथिकल पोकेमॉन्स हो चुके थे। अब बस उसको 2 चैंपियंस लैंस और कैंटो चैंपियन को हराना था और लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू को कैच करना था। इसीलिए ऐश अब अपने चार्जार्ड पर बैठकर जोटो रीजन चले जाता है और चैलेंज करता है जोटो चैंपियन लैंस को। लैंस बोलता है कि ये 6-on-6 बैटल होगी, जहाँ पर सिर्फ तुम एक फेनोमेना का यूज कर सकते हो। ऐश एग्री कर लेता है और लैंस अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह एरोडैक्टाइल को भेजता है। वहीं पर ऐश अपने हेराक्रोस को भेजता है। इस बार ऐश अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं लेकर आया था, क्योंकि उसको पता था कि वो लैंस को काफी इजीली हरा सकता है। हेराक्रोस स्टार्ट करता है फ्यूरी अटैक के साथ, जिसको एरोडैक्टाइल डॉज कर लेता है। फिर लैंस एरोडैक्टाइल को एशियन पावर अटैक को यूज करने बोलता है, जो कि हेराक्रोस पे लग जाता है और हेराक्रोस काफी ज्यादा वीक हो जाता है। लैंस बोलता है कि अब हेराक्रोस को कमबैक करने का मौका मत दो और यूज करो विंग अटैक का, जो कि हेराक्रोस पे सुपर इफेक्टिव होता है और इससे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है हेराक्रोस को। फिर एक और विंग अटैक का यूज करके एरोडैक्टाइल हेराक्रोस को डिफीट कर देता है। ऐश ये देखकर काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि जितना उसने सोचा था लैंस उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह ड्रैगनाइट को भेजता है। ऐश अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज करने बोलता है, जो कि एरोडैक्टाइल पर लग जाता है। फिर एरोडैक्टाइल गिगा इम्पैक्ट का यूज करता है, जो कि एक काफी पावरफुल अटैक था। बट ऐश अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन डांस का यूज करने बोलता है, जिससे ड्रैगनाइट का स्पीड और अटैक बढ़ जाता है और वो गिगा इम्पैक्ट को काफी इजीली डॉज कर लेता है। लैंस ऐश के स्ट्रेटेजी से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। ऐश ड्रैगनाइट को दोबारा से ड्रैगन डांस यूज करने बोलता है, जिससे उसके अटैक दोबारा से बढ़ जाते हैं। लैंस बोलता है कि हमें ड्रैगनाइट को रोकना होगा, वरना वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा, जिसके चलते लैंस अपने एरोडैक्टाइल को क्रंच अटैक यूज करने बोलता है, जिसको ड्रैगनाइट दोबारा से काफी इजीली डॉज कर लेता है। ऐश अपने ड्रैगनाइट को एक और बार ड्रैगन डांस यूज करने बोलता है। अब ड्रैगनाइट के अटैक और स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। एरोडैक्टाइल यूज करता है स्टोन एज अटैक का। इस अटैक को ड्रैगनाइट डॉज करके हाइपर बीम का यूज करता है। ड्रैगनाइट के अटैक इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि एक सिंगल अटैक में एरोडैक्टाइल हार जाता है। अब लैंस अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजता है चार्जार्ड को। ये बैटल अब ड्रैगनाइट और चार्जार्ड के बीच में थी। लैंस का चार्जार्ड काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लैंस अपने चार्जार्ड को हीट वेव अटैक का यूज करने बोलता है। यह अटैक ऐश ने कभी भी नहीं देखा था और इससे ड्रैगनाइट को डैमेज पड़ता है। फिर ऐश अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है, जिसका चार्जार्ड पर ड्रैगन डांस अटैक की वजह से काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर चार्जार्ड यूज करता है ड्रैगन ब्रेथ अटैक का, जो कि ड्रैगनाइट पे सुपर इफेक्टिव था। इससे ड्रैगनाइट पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर ऐश बोलता है ड्रैगनाइट चलो इस बैटल खत्म करते हैं, और वो अपने ड्रैगनाइट को ड्रैको मीटियोर अटैक यूज करने बोलता है। ये ड्रैगनाइट का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। लैंस अपने चार्जार्ड को सारे ड्रैको मीटियोर डॉज करने बोलता है। वो कुछ ड्रैको मीटियोर को डॉज कर लेता है, बट आगे जाके उसके ऊपर काफी सारे ड्रैको मीटियोर लग जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और लैंस का चार्जार्ड हार जाता है। लैंस बोलता है कि ड्रैगन डांस अटैक की वजह से तुम्हारा ड्रैगनाइट काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बट अब ये ज्यादा देर नहीं टिकने वाला, और भेजता है अपने सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन सेलेमेंस को। ये देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लैंस ने इसको रिसेंटली कैच किया था। सेलेमेंस यूज करता है फ्लेम थ्रोअर का, जिसको ड्रैगनाइट डॉज कर लेता है। फिर ड्रैगनाइट ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है, जो कि सेलेमेंस पर सुपर इफेक्टिव होता है और सेलेमेंस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। सेलेमेंस भी ड्रैगन टेल का यूज करके ड्रैगनाइट को काफी ज्यादा डैमेज देता है। फिर ऐश बोलता है ड्रैगनाइट एक और बार ड्रैगन डांस का यूज करो, बट इससे पहले कि ड्रैगनाइट ड्रैगन डांस का यूज करता, सेलेमेंस डुअल विंग बीट का यूज करके ड्रैगनाइट को नीचे गिरा देता है। फिर वो ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करता है, जिसको दोबारा से ड्रैगनाइट डॉज कर लेता है। ये बैटल काफी देर तक चलती है। सेलेमेंस अपने काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स का यूज करता है, पर ड्रैगनाइट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो ऑलमोस्ट हर एक अटैक डॉज कर लेता था। फिर ऐश का ड्रैगनाइट हाइपर बीम अटैक का यूज करता है। सेलेमेंस पे ये अटैक लग जाता है। फिर सेलेमेंस यूज करता है हेडबट अटैक का। ऐश बोलता है कि ड्रैगनाइट वहीं पर खड़े रहो, और जब सेलेमेंस पास आता है तो ऐश अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है, जो कि एक सुपर इफेक्टिव अटैक था। ये सेलेमेंस पे लग जाता है और सेलेमेंस फेंट हो जाता है। लैंस ये देखकर काफी शॉक हो जाता है कि ऐश के ड्रैगनाइट ने उसकी आधी टीम यानी कि 3 पोकेमॉन को हरा दिया था। ऐश बोलता है कि मेरा ड्रैगनाइट पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पर लैंस बोलता है कि अब मेरे 3 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आने वाले हैं और ड्रैगनाइट उनके सामने नहीं बच पाएगा। लैंस अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरह ड्रैगन और डार्क टाइप पोकेमॉन हाइड्रिगन को भेजता है। एक और सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन हाइड्रिगन स्टार्ट करता है फ्लैश कैनन से, जो कि ड्रैगनाइट पे लग जाता है। ड्रैगनाइट काफी ज्यादा वीक हो चुका था। ऐश बोलता है कि ड्रैगनाइट चलो हम अपना फाइनल अटैक यूज करते हैं, और वो ड्रैगनाइट को ड्रैको मीटियोर यूज करने बोलता है। पर जब तक ड्रैगनाइट ड्रैको मीटियोर यूज कर पाता, उसके पास आकर हाइड्रिगन ट्राई अटैक का यूज कर देता है, जिससे ड्रैगनाइट हार जाता है।
ऐश बोलता है कि ड्रैगनाइट तुमने अपना काम कर दिया है, अब बाकी पोकेमॉन सब कुछ देख लेंगे। अब ऐश अपने थर्ड पोकेमॉन की तरह भेजता है इंसिनेरोर को, जो कि इवॉल्व होने के बाद सबसे पहली बार बैटल में आया था। हाइड्रेगन ट्राई अटैक के साथ स्टार्ट करता है, जो कि ऐश के इंसिनेरोर पे लग जाता है। फिर इंसिनेरोर यूज करता है फायर फैंग का। इससे हाइड्रेगन को डैमेज तो पड़ता है, पर साथ में वो बर्न भी हो जाता है, यानी कि उसको हर टर्न में डैमेज पड़ेगा। फिर हाइड्रेगन डार्क पल्स का यूज करता है, जिसको इंसिनेरोर डॉज कर लेता है। फिर इंसिनेरोर यूज करता है स्लैश अटैक का, जिसका हाइड्रेगन पे ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। हाइड्रेगन यूज करता है ड्रैको मीटियोर अटैक का। ऐश बोलता है कि ड्रैको मीटियोर को डॉज करो, बट सारे मीटियोर इंसिनेरोर पर लग जाते हैं और इंसिनेरोर काफी ज्यादा वीक हो जाता है। फिर लैंस अपने हाइड्रेगन को स्क्रैच अटैक यूज करके इस मैच को खत्म करने बोलता है, पर जैसे ही हाइड्रेगन पास आता है वैसे ही ऐश अपने इंसिनेरोर को रिवेंज अटैक यूज करने बोल देता है और इस एक ही अटैक से हाइड्रेगन हार जाता है। लैंस ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि हाइड्रेगन फुल एचपी पे था। बट ऐश बताता है कि ये मेरे इंसिनेरोर का सीक्रेट अटैक है, ये तब और ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब पोकेमॉन इंजर्ड हो। लैंस ऐश के स्ट्रेटेजी से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, बट अब वो भेजता है अपने ड्रैगनाइट को। ऐश को पता था कि लैंस का ड्रैगनाइट काफी स्ट्रॉन्ग है। लैंस अपने ड्रैगनाइट को स्टार्ट करने बोलता है थंडर वेव से, जो कि इंसिनेरोर पे लग जाता है। फिर ऐश अपने इंसिनेरोर को फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करने बोलता है, बट वो इस अटैक को यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि ड्रैगनाइट के थंडर वेव ने उसको पैरालाइज कर दिया था और अब वो मूव नहीं कर सकता था। फिर ड्रैगनाइट बॉडी प्रेस अटैक का यूज करके इंसिनेरोर को हरा देता है। ऐश इंसिनेरोर को वापस बुलाता है और भेजता है अपने गेंगार को। ड्रैगनाइट हाइपर बीम के साथ स्टार्ट करता है, पर हाइपर बीम का ड्रैगनाइट पे कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि वो एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन था। फिर गेंगार यूज करता है आइस पंच अटैक का, जो कि ड्रैगनाइट पे सुपर इफेक्टिव होता है। इससे ड्रैगनाइट को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर गेंगार यूज करता है डैजलिंग ग्लीम अटैक का। ये एक फेरी टाइप अटैक था और इससे भी ड्रैगनाइट को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। वो ऑलमोस्ट हारने वाला था। ऐश बोलता है कि मेरे गेंगार का मूव सेट काफी ज्यादा अच्छा है और वो ड्रैगनाइट को काफी इजीली हरा सकता है। अब ये बैटल थी लैंस के ड्रैगनाइट और ऐश के गेंगार के बीच में। ऐश के गेंगार के पास काफी सारे सुपर इफेक्टिव अटैक्स थे, साथ में उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा थी, जिससे वो लैंस के ड्रैगनाइट को परेशान कर रहा था और काफी ज्यादा वीक कर चुका था। लैंस अपने ड्रैगनाइट को बोलता है चलो हमारी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, और वो ड्रैगनाइट को थंडर वेव यूज करने बोलता है। गेंगार उसको डॉज करने जाता है, बट गेंगार के ऊपर यह अटैक लग जाता है, जिससे गेंगार पैरालाइज हो जाता है। अब ऐश को पता था कि गेंगार का बचना मुश्किल है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता। लैंस अपने ड्रैगनाइट को लगातार ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है और काफी सारा ड्रैगन क्लॉ यूज करके वो गेंगार को डिफीट कर देता है। अब दोनों एरियाज के पास दो पोकेमॉन बचे थे। अपने सेकंड लास्ट पोकेमॉन की तरह ऐश भेजता है सरफेच को। लैंस बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा रेयर पोकेमॉन है, मैंने आज तक किसी भी ट्रेनर के पास सरफेच नहीं देखा था। चलो आज इसकी पावर पता चल जाएगी। दोनों पोकेमॉन पे बैटल स्टार्ट होती है और दोनों पोकेमॉन काफी अच्छी फाइट करते हैं। ड्रैगनाइट हाइपर बीम का यूज करता है, जिसको सरफेच डॉज कर लेता है। फिर सरफेच यूज करता है नाइट स्लैश का, जिसका ड्रैगनाइट पे डैमेज पड़ता है। फिर ड्रैगनाइट विंग अटैक का यूज करके सरफेच को काफी ज्यादा डैमेज देता है। लैंस बोलता है कि चलो इस बैटल को खत्म करते हैं और अपने ड्रैगनाइट को लगातार काफी सारे ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है, बट सरफेच अपने शेड का यूज करके सारे ड्रैगन क्लॉ से बच जाता है और उसको डैमेज नहीं पड़ता। अब ड्रैगनाइट हाइपर बीम का यूज करता है, जो कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। इसके काउंटर में ऐश का सरफेच यूज करता है मीटियोर असॉल्ट का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और काफी बड़ा धमाका होता है। अब किसी को भी नहीं पता था कि कौन सा पोकेमॉन हारा है, बट तभी ऐश एक स्माइल देता है और सारा धुआं हट जाता है। देखने को मिलता है कि ड्रैगनाइट हार चुका है, बट सरफेच अभी भी बिना कोई डैमेज लिए खड़ा है। ऐश बताता है कि मेरे सरफेच को एक काफी स्पेशल अटैक आता है, जो कि है डिटेक्ट। इस अटैक का यूज करके सरफेच किसी भी अटैक को डॉज कर सकता है। लैंस ऐश के स्ट्रेटेजी से काफी शॉक होता है, बट अब वो बोलता है कि मेरे लास्ट पोकेमॉन से तुम नहीं बच सकते, और भेजता है शाइनी गैराडोस को, जिसको वो मेगा रिंग का यूज करके मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा शाइनी गैराडोस में। मेगा इवॉल्व होते ही गैराडोस हाइपर बीम का यूज कर देता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और एक ही अटैक से सरफेच हार जाता है। सरफेच को डॉज करने का टाइम भी नहीं मिलता। ऐश ये देखकर शॉक हो जाता है, बट अब उसके पास एक ही पोकेमॉन बचा था, जो कि उसको ये बैटल जिता सकता था। ऐश अपने लास्ट पोकेबॉल को निकालता है। किसी को भी नहीं पता था कि वो कौन सा पोकेमॉन है। ऐश बोलता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और भेजता है अपने पिजियॉट को। ऐश भी अपने मेगा रिंग का यूज करके पिजियॉट को मेगा इवॉल्व कर देता है। अब ये बैटल थी दो मेगा इवॉल्व पोकेमॉन में। ऐश बोलता है कि ये तुम्हारी इवॉल्व होने के बाद सबसे पहली बैटल है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस बैटल को जीत कर ही आओगे। फाइट स्टार्ट होती है, दोनों ही पोकेमॉन अपना बेस्ट देते हैं, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स का यूज करते हैं। गैराडोस हाइपर बीम, हाइड्रो पंप और आइस फैंग जैसे अटैक्स का यूज कर रहा था, वहीं पर पिजियॉट विंग अटैक और डबल एज जैसे अटैक्स का यूज कर रहा था। दोनों ही अपने ट्रेनर्स को जिताना चाहते थे,
कुछ टाइम बाद दोनों ही पोकेमॉन्स वीक हो जाते हैं। दोनों ट्रेनर्स बोलते हैं चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। मेगा gyarados यूज करता है एक्वा टेल का, वहीं पर पीजियोट यूज करता है विंग अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। किसी को भी नहीं पता था कि कौन सा पोकेमॉन जीता है और कौन सा हारा है। कुछ टाइम बाद लैंस पाइल लेता है और पूरा धुआं हट जाता है। हमें देखने को मिलता है कि शाइनी मेगा gyarados अभी भी ग्राउंड पर है, बट पीजियोट कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। ऐश को लगता है कि ये बैटल वो हार गया है और उसको अपने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को लाना चाहिए था। पर तभी आसमान से एक आवाज आती है। अभी भी पीजियोट नहीं हारा था। लैंस का शाइनी मेगा gyarados नीचे गिर जाता है और अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि ये बैटल ऐश ऑफिशियली जीत चुका था। ये पीजियोट की सबसे पहली ऑफिशियल जीत थी। ऐश पीजियोट को गले लगाता है और फिर वो लैंस से हाथ मिलाता है। वो लैंस को बताता है कि मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे सारे चैंपियंस को हराना था। मुझे बस एक लास्ट चैंपियन को हराना है कैंटो रीजन के, बट मुझे नहीं पता कि करंट कैंटो चैंपियन कौन है। पहले तुम कैंटो चैंपियन रह चुके थे, तो क्या तुम बता सकते हो कि तुमको हराकर कौन चैंपियन बना है? लैंस बोलता है कि हाँ, मुझसे किसी ने बैटल तो करी थी, बट वो एक काफी मिस्टीरियस ट्रेनर था जिसका मुझे फेस देखने को नहीं मिला था। उसने सिर्फ एक ही पोकेमॉन का यूज करके मेरे पूरे टीम को हरा दिया। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और लैंस से पूछता है कि अभी वो किधर होगा। लैंस बताता है कि मुझे उस ट्रेनर के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बट वो एक केव के अंदर रहकर हर रोज ट्रेनिंग करता है और भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ऐश थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाता है। वो अपने चार्जर पे बैठता है और जाता है कैंटो रीजन में, जहाँ पर सबसे पहले पैलेट टाउन जाकर वो अपने फैमिली और प्रोफेसर ओक से मिलता है। फिर वो प्यूटर सिटी जाता है, जहाँ पर उसको वाइल्ड जोन के बारे में पता चलता है, जहाँ पर वो काफी सारे रेयर पोकेमॉन्स को पकड़ सकता था। ऐश मौका देखकर वहाँ पे चले जाता है। काउंटर पे उसको काफी सारे वाइल्ड पोकेबॉल्स मिलते हैं। ऐश को बताया जाता है कि अगर तुम कम से कम 5 पोकेमॉन्स पकड़ते हो तभी ये सारे पोकेमॉन तुम लेकर जा सकते हो, वरना तुम्हें ये सारे पोकेमॉन रिलीज करने पड़ेंगे। ऐश वाइल्ड जोन के अंदर चले जाता है, जहाँ पर उसको काफी स्ट्रॉन्ग फुली इवॉल्व पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं, जो कि कभी भी वाइल्ड में अपीयर नहीं होते। ऐश को एक इलेक्ट्रीवायर देखने को मिलता है। वो अपने पिकाचू का यूज करके इलेक्ट्रीवायर को डिफीट करके उसको कैच कर लेता है। वो आगे बढ़ता है तो उसको एक जायंट स्लेकिंग देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल स्लेकिंग से काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। ऐश अपने गिबल को बाहर निकालता है और स्लेकिंग से बैटल करता है, बट स्लेकिंग सो रहा था। ऐश अपने गिबल को ड्रैको मीटियोर यूज करने बोलता है, जो कि स्लेकिंग पर लग जाता है और स्लेकिंग उड़ जाता है। स्लेकिंग अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। स्लेकिंग हैमर आर्म अटैक का यूज करता है, जिससे गिबल पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर वो मेगा किक का यूज करके गिबल को काफी वीक कर देता है। गिबल ऑलमोस्ट हारने वाला था। ऐश गिबल को वापस बुलाने की कोशिश करता है, पर गिबल वापस नहीं आता। स्लेकिंग स्क्रैच अटैक का यूज करने ही वाला होता है, पर तभी गिबल ग्लो करने लगता है और इवॉल्व हो जाता है गैबाइट में, जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बट स्लेकिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। स्लेकिंग मेगा किक का यूज करता है, पर ऐश अपने गैबाइट को डिग अटैक का यूज करने बोल देता है, जिससे वो जमीन के अंदर चले जाता है। फिर वो स्लेकिंग के पीछे से निकलकर ड्रैगन पल्स अटैक का यूज करता है, जिससे स्लेकिंग काफी ज्यादा वीक हो जाता है। ऐश बोलता है कि रॉक स्मैश अटैक का यूज करो, ये सुपर इफेक्टिव था स्लेकिंग पे, जिससे स्लेकिंग हार जाता है। मौका देखकर ऐश वाइल्ड बॉल को फेंक देता है, जिससे स्लेकिंग उसके पकड़ में आ जाता है। ऐश आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसको ग्राउंड और रॉक टाइप पोकेमॉन राइपियर देखने को मिलता है, बट वो ऑलरेडी किसी ट्रेनर के पोकेमॉन के साथ फाइट कर रहा था। ऐश पास जाता है तो उसको पता चलता है कि वो ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त ब्रॉक है। ब्रॉक ऐश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों काफी टाइम बाद मिले थे। ब्रॉक बोलता है कि मैं यहाँ पर रॉक टाइप पोकेमॉन्स पकड़ने आया हूँ, बट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐश बताता है कि मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, जिसमें एक टास्क है जहाँ पर मुझे सारे चैंपियंस को हराना है। मैंने 8 में से 7 चैंपियंस को हरा दिया है, अब मुझे बस लास्ट चैंपियन यानी कि कैंटो चैंपियन को हराना है। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता कि कैंटो चैंपियन कौन है। अब मैं ट्रैवल करके कैंटो चैंपियन को ढूंढ रहा हूँ। ब्रॉक बताता है कि रिसेंटली लैंस को किसी एक मिस्टीरियस ट्रेनर ने डिफीट करके कैंटो चैंपियन का टाइटल ले लिया था और वो प्यूटर सिटी के किसी आसपास के केव के अंदर ही है। ऐश ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बट अभी उसने 5 पोकेमॉन्स नहीं पकड़े थे। पर तभी ब्रॉक काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि ऐश से बात करते हुए राइपियर वहाँ से चला गया था। ऐश बोलता है कि तुम्हें दोबारा दूसरा राइपियर मिल जाएगा। ऐश और ब्रॉक साथ में वाइल्ड जोन घूमते हैं, जहाँ पर ऐश को एक अलकazam देखने को मिलता है। ऐश काफी टाइम से एक अलकazam पकड़ना चाहता था, क्योंकि वो मेगा इवॉल्व भी हो सकता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। पर जैसे ही वो अपने पिकाचू को अलकazam से बैटल करने बोलता है, अलकazam टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चले जाता है। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ के पोकेमॉन्स काफी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग है, तुम इनको इजीली कैच नहीं कर सकते। ऐश और ब्रॉक वाइल्ड जोन में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उनको एक लेक देखने को मिलती है। ऐश डिसाइड करता है कि वो उस लेक में फिशिंग करेगा।
फिशिंग करते हुए उसके रॉड में एक काफी बड़ा पोकेमॉन फंस जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो पता चलता है कि वो एक गैराडोस है। ऐश ने कुछ टाइम पहले ही एक गैराडोस को पकड़ने की कोशिश की थी, बट वो उसको नहीं पकड़ पाता। ये काफी अच्छा चांस था ऐश के लिए। तो ऐश देरी नहीं करता, वो अपने पिकाचू को थंडर अटैक का यूज करने बोलता है, जो कि गैराडोस पे सुपर इफेक्टिव था। गैराडोस पानी में भी था, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। फिर ऐश वाइल्ड बॉल का यूज करके गैराडोस को कैच कर लेता है। ऐश और ब्रॉक आगे बढ़ते हैं। आगे जाके उसको एक मचाम देखने को मिलता है, जिसको वो पिजियॉट का यूज करके डिफीट कर देता है और कैच कर लेता है। अब ऐश को सिर्फ एक पोकेमॉन पकड़ना था सारे वाइल्ड जोन के पोकेमॉन रखने के लिए, बट सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम बचा था। ऐश जल्दी से आगे जाता है, जहां पर उसको एक सीज़ॉर देखने को मिलता है। ऐश अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन पिकाचू को निकालता है और थंडर यूज करने बोलता है। एक ही अटैक से सीज़ॉर हार जाता है और ऐश वाइल्ड पोकेबॉल का यूज करके सीज़ॉर को पकड़ लेता है। इसी बीच ब्रॉक ने भी एक क्राइपीरियन पकड़ लिया था। वाइल्ड जोन का टाइम अप हो जाता है और ऐश अपने 5 पोकेमॉन्स को लेकर बाहर आ जाता है। ब्रॉक बोलता है कि चलो अब हम कैंटो के चैंपियन को ढूंढते हैं। ब्रॉक अपने मैप को निकालता है। ब्रॉक मैप में देखकर ऐश को बताता है कि यहाँ पे आसपास 3 केव्स हैं, जो कि है सेरुलियन केव, डिग्लेट केव और माउंट मून। तीनों ही केव्स काफी ज्यादा बड़ी है और इनको एक्सप्लोर करने में हमें काफी टाइम लगेगा। ऐश बोलता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें एक एक करके इन सारे केव को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ से सबसे पास डिग्लेट केव है, तो हमें सबसे पहले वहीं पर जाना चाहिए। ऐश और ब्रॉक फ्यूचर सिटी के साउथ में जाते हैं, जहाँ पर उनको डिग्लेट केव की ओपनिंग दिखती है, जहाँ पर वो चले जाते हैं। जैसे ही वो केव के अंदर एंटर करते हैं, उनको देखने को मिलता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिग्लेट और डक्ट्रियो पोकेमॉन है। वो आगे बढ़ते जाते हैं और ये केव एंड हो जाती है, यानी कि ये केव कोई और रास्ते से कनेक्टेड नहीं थी और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिग्लेट और डक्ट्रियो रहते हैं। ब्रॉक मौका देखकर एक डक्ट्रियो पकड़ लेता है। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ पर तो कोई चैंपियन ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, अब हमें नेक्स्ट केव में जाना चाहिए। नेक्स्ट केव जो कि यहाँ से सबसे पास थी, वो थी माउंट मून, जो कि थी प्यूटर सिटी के वेस्ट में। ऐश और ब्रॉक माउंट मून में एंटर करते हैं, जो कि उनको देखी देखी लगती है। ये केव एक माउंटेन के नीचे थी। ऐश बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम काफी टाइम पहले यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। ब्रॉक बोलता है हाँ, जब हमने ट्रैवल करना शुरू किया था तो हम माउंट मून में आए थे, जहाँ पर काफी सारे क्लिफेरी एक जायंट मूनस्टोन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ऐश को भी याद आ जाता है और वो इस केव को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर उनको काफी सारे अलग अलग तरीके के पोकेमॉन्स दिखते हैं, जैसे कि ज़ूबैट, पैरस, सैंडश्रू, क्लेफा, क्लिफेरी और क्लिफेबल। बट वहाँ पर उनको कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं दिखता। जब वो आगे जाते हैं तो उनको एक साइंटिस्ट दिखता है, जिसका नाम था सीमोर। ये वही साइंटिस्ट था जिससे ऐश और ब्रॉक माउंट मून पे अपने जर्नी के स्टार्टिंग में मिले थे, और ये अभी भी क्लिफेरी के जायंट मूनस्टोन पे रिसर्च कर रहा था। ऐश और ब्रॉक सीमोर से पूछते हैं कि क्या तुमने इस केव के अंदर कोई मिस्टीरियस ट्रेनर को देखा है जो कि कैंटो रीजन का चैंपियन है। सीमोर बोलता है नहीं, ऐसा कोई ट्रेनर तो इस केव के अंदर नहीं है। ये सुनकर ऐश और ब्रॉक काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बट वो माउंट मून को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करते हुए ऐश को 2 काफी अजीब से पत्थर देखने को मिलते हैं, जिनको वो ब्रॉक को दिखाता है। ब्रॉक बताता है कि ये दोनों फॉसिल्स है, जिनका यूज करके हम किसी फॉसिल पोकेमॉन को रिवाइव कर सकते हैं। ऐश और ब्रॉक एक एक फॉसिल को ले लेते हैं, जिसको वो आगे जाके रिवाइव करेंगे और उनका एक फॉसिल पोकेमॉन मिल जाएगा। ऐश और ब्रॉक माउंट मून को पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं, बट वहाँ पर भी उनको कोई ट्रेनर नहीं दिखता ट्रेनिंग करते हुए। ब्रॉक बोलता है कि अब हमारे पास लास्ट चांस बचा है, जो कि है सेरुलियन केव। इस केव में उस चैंपियन के होने के सबसे ज्यादा चांस है और ये केव है सेरुलियन सिटी में। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बट ब्रॉक बोलता है कि इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। सेरुलियन केव एक काफी मिस्टीरियस केव है, जिसके अंदर काफी सारे स्ट्रॉन्ग और डेंजरस पोकेमॉन भरे पड़े हैं। ये केव एक बार गिर भी चुकी है, फिर इसको दोबारा बनाया गया था, जिसके चलते पोकेमॉन लीग इसको प्रोटेक्ट करती है। इसके चारों तरफ सिक्योरिटी है और शायद ही तुमको इसके अंदर जाने दिया जाएगा। ऐश बोलता है फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। ब्रॉक बोलता है ठीक है। फिर ऐश और ब्रॉक दोनों मिलकर सेरुलियन सिटी चले जाते हैं, जहाँ पर उनको मिस्टी मिलती है। मिस्टी, ब्रॉक और ऐश का काफी टाइम बाद रियूनियन हुआ था। ऐश मिस्टी को सारी कहानी बताता है। फिर वो मिस्टी से सेरुलियन केव के बारे में पूछता है। मिस्टी बोलती है हाँ, इस केव के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग और डेंजरस पोकेमॉन तो है, बट शायद इस केव के अंदर कोई ट्रेनर होगा, क्योंकि पोकेमॉन लीग अथॉरिटी इस केव के अंदर किसी को भी नहीं जाने देती है। बट फिर भी मिस्टी और ब्रॉक ऐश का साथ देते हैं और वो पोकेमॉन लीग अथॉरिटी से बात करते हैं। पोकेमॉन लीग अथॉरिटी बोलती है कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रेनर्स को इस केव के अंदर जाने देते हैं जो कि कैंटो रीजन के हॉल ऑफ फेम में है, और तुम उनमें से एक नहीं हो तो हम तुमको इसके अंदर नहीं जाने दे सकते। पर तभी वहाँ पे पोकेमॉन लीग चेयरमैन आ जाता है और वो बोलता है क्या सच में तुम पैलेट टाउन के ऐश केचम हो, जो कि वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, यानी कि पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर। सारी पोकेमॉन लीग अथॉरिटी शॉक हो जाती है और वो ऐश का ऑटोग्राफ लेते हैं। पोकेमॉन लीग चेयरमैन बोलता है कि सिर्फ कैंटो के ही नहीं बल्कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, तो तुम्हें इनको अंदर जाने देना चाहिए। जिसके चलते अथॉरिटी ऐश, ब्रॉक और मिस्टी को केव के अंदर अलाउ कर देती है। जैसे ही ये तीनों केव के अंदर जाते हैं, उनको पता चलता है कि ये केव दूसरे केव के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी है। तभी ऐश, ब्रॉक और मिस्टी के ऊपर ग्रैबलर अटैक कर देता है। मिस्टी टाइम पे अपने गैराडोस को बाहर निकाल के उसको डिफीट कर देती है।
ब्रॉक बोलता है कि जैसे कि मैंने सुना था ये काफी डेंजरस केव है जहाँ पर काफी डेंजरस पोकेमोन रहते हैं, और ये तो बस अभी शुरुआत है। यहाँ पर एक ऐसा पोकेमोन भी रहता है जिसको पोकेमोन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन माना जाता है, और वो पोकेमोन हमारी जान भी ले सकता है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी इस केव को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये केव एक पजल टाइप की थी और काफी ज्यादा बड़ी थी। इस केव के अंदर काफी सारी ओपनिंग थी जिससे अलग अलग जगह पे जाया जा सकता था। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी इस केव के अंदर गुम हो जाते हैं। वो ब्रॉक को बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास मैप है जिसको देखकर हम उस ट्रेनर के पास या फिर इस केव को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्रॉक बोलता है नहीं, इस केव के अंदर सिर्फ और सिर्फ हॉल ऑफ फेम मेंबर्स को जाने दिया जाता है, जिसके चलते इस केव का कोई भी मैप नहीं है, इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी बोलते हैं तो क्या इस केव से निकलने का कोई भी तरीका नहीं है। ब्रॉक बोलता है कि एक तरीका है, पर तभी वहाँ पर काफी सारे गोल्ड बैट आकर तीनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। पिकाचू थंडर बोल्ट का यूज करके सारे गोल्ड बैट को भगा देता है, पर तभी वहाँ पर और भी काफी सारे गोल्ड बैट आ जाते हैं। पिकाचू उनको हराते रहता है, बट और भी गोल्ड बैट आते जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और रेडी होकर इस केव में आना पड़ेगा, वरना इस केव में हम ज्यादा देर नहीं बचने वाले। ब्रॉक बोलता है कि मेरे पास कुछ एस्केप रोप्स है जिनका यूज करके हम इस केव से बाहर निकल सकते हैं। ब्रॉक सबको एक एस्केप रोप देता है और वो उसका यूज करके इस केव से बाहर निकल जाते हैं और बच जाते हैं। ऐश प्रोफेसर को फोन लगाता है और पूरी कहानी बताकर बोलता है कि हम सरेंडर केव में तो आ चुके हैं, बट यहाँ का कोई मैप भी नहीं है और यहाँ पर काफी सारे डेंजरस पोकेमोन है जो कि हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो हम उस चैंपियन को आखिर कैसे ढूंढे। प्रोफेसर ओक बताते हैं कि इस केव का कोई भी मैप नहीं है। ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज होगा कि किस तरह से तुम इस केव के अंदर जाके सारे डेंजरस पोकेमोन को डिफीट करते हो और रास्ता ढूंढ के उस चैंपियन के पास पहुंचते हो। साथ में उस केव के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन भी है जिनके सामने ये सारे पोकेमोन कुछ भी नहीं है। ऑल्सो तुम इस केव के अंदर अपने सारे पोकेमोन लेके जा सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है, जिसको सुनकर ऐश काफी खुश हो जाता है और ऐश, ब्रॉक और मिस्टी तीनों ही अपने सारे पोकेमोन्स को ले लेते हैं और इस केव के अंदर दोबारा एंटर करते हैं। वो हर एक ओपनिंग में जाके देखते हैं कि कौन सी ओपनिंग सही है और कहां पर वो चैंपियन हो सकता है। सारे पोकेमोन उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं, बट ऐश अपने पोकेमोन्स का यूज करके उनको हराते जाता है, जिससे उसके पोकेमोन्स का लेवल भी काफी ज्यादा हो जाता है और उसके कुछ पोकेमोन जैसे कि गैबाइट, कॉर्फिस, टोटोडाइल और क्विलावा फुली इवॉल्व हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि अच्छा, तो इसीलिए वो ट्रेनर यहाँ पे ट्रेनिंग करने आया था, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे पोकेमोन है जिनको हराकर हम काफी सारा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी केव में आगे बढ़ते रहते हैं, पर थोड़े टाइम बाद वो केव की एंडिंग में आ जाते हैं, यानी कि ये केव खत्म हो चुकी थी। ऐश बोलता है कि यहाँ पे भी वो चैंपियन नहीं है और सारी केव खत्म हो चुकी है। ब्रॉक बोलता है कि हमें ध्यान से देखना होगा, वो चैंपियन यहीं कहीं होगा, इसके अलावा वो चैंपियन कहीं पे भी नहीं हो सकता है। ऐश काफी निराश होकर अपने बाजू वाले बड़े पत्थर के ऊपर हाथ रखता है, तभी वो पत्थर खिसक जाता है और उनको एक ओपनिंग देखने को मिलती है जो कि केव के और भी अंदर जा रही थी। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी उस ओपनिंग के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर एक बिल्कुल नया रास्ता था। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको एक सीढ़ी देखने को मिलती है जिसके ऊपर चढ़ के वो एक और नई जगह पर आ जाते हैं। वो आगे बढ़ते रहते हैं जहाँ पर उनको एक काफी बड़ा रॉक दिखता है जो कि उनका रास्ता रोक रहा था। ऐश को याद आता है कि उसने वाइल्ड जोन में एक मचान पकड़ा था जिसको निकाल के वो पत्थर तोड़ देता है, जिससे वो आगे बढ़ पाते हैं। आगे बढ़कर उनको एक छोटी सी नदी देखने को मिलती है। ऐश अपने लैपलेस को बाहर निकालता है जिस पर बैठकर ऐश, ब्रॉक और मिस्टी उस नदी को पार कर लेते हैं। अब वापस से केव की एंडिंग आ चुकी थी। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई और बड़ा पत्थर भी नहीं था। तभी पिकाचू को एक बटन दिखता है जिसको पिकाचू दबाने वाला होता है। तभी ब्रॉक बोलता है रुको, बट लेट हो चुका था। पिकाचू उस बटन को दबा देता है और एक नई ओपनिंग खुल जाती है जिसके अंदर ऐश और उसके फ्रेंड चले जाते हैं, जहाँ पर काफी तेज लाइट फ्लैश होती है और उनके सामने आ जाता है कैंटो चैंपियन। जो कि और कोई नहीं बल्कि रेड था, एक ऐसा पोकेमोन ट्रेनर जिसके पास कैंटो के 150 पोकेमोन थे और वो सालों से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है। रेड बोलता है कि आखिर मुझे किसी ने ढूंढ लिया और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो तुम हो पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियन ऐश केचो। ऐश बोलता है हाँ, पर तुम कौन हो? रेड बोलता है कि मैं हूँ कैंटो का चैंपियन रेड, बट मैं कोई नॉर्मल चैंपियन नहीं हूँ। आज तक मुझे कोई भी डिफीट नहीं कर पाया है और मैंने पोकेमोन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स तक को डिफीट किया है। ऐश ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बट वो बोलता है कि मैं अपनी ड्रीम पूरी करके रहूंगा और पोकेमोन मास्टर बनने के लिए मेरे लास्ट टास्क के लिए मुझे तुमसे बैटल करनी होगी। रेड बोलता है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और ये बैटल स्टार्ट हो जाती है। रेड बोलता है रुको, बैटल स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे पास मेरे साथ बैटल करने के लिए सिर्फ एक ही मौका होगा। अगर तुम जीत जाते हो तो ठीक है, बट अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा मुझसे बैटल करने का। ऐश बोलता है ठीक है और वो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम को यूज करने का डिसाइड करता है क्योंकि रेड एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर था।
बैटल स्टार्ट होती है। रेड स्टार्ट करता है अपने सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन ड्रैगनाइट के साथ, वहीं पर ऐश भेजता है सेप्टाइल को। दोनों ही अपने ट्रेनर्स के वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन थे। ऐश बोलता है कि सेप्टाइल मुझे तुम पर भरोसा है, और ये बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने सेप्टाइल को बुलेट सीट अटैक के साथ स्टार्ट करने बोलता है, पर रेड का ड्रैगनाइट काफी फास्ट था जो कि उसको डॉज कर लेता है। ऐश बोलता है अच्छा तो ये एक स्पीड बैटल होने वाली है, सेप्टाइल एजिलिटी अटैक का यूज करो। इस अटैक से सेप्टाइल की स्पीड बढ़ जाती है। फिर रेड ड्रैगनाइट को एक्सट्रीम स्पीड अटैक का यूज करने बोलता है, जो कि काफी फास्ट था और ये सेप्टाइल के ऊपर लग जाता है। ऐश सेप्टाइल को लीफ ब्लेड अटैक यूज करने बोलता है, जिसका ड्रैगनाइट पे ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता क्योंकि ड्रैगनाइट एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन था। फिर ड्रैगनाइट यूज करता है हरिकेन अटैक का, जो कि सेप्टाइल पे लग जाता है, और ये एक सुपर इफेक्टिव अटैक था जिससे सेप्टाइल पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि जितना मैंने सोचा था रेड उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेप्टाइल सोलर बीम अटैक का यूज करो। रेड बोलता है कि अगर ये अटैक लग गया तो ड्रैगनाइट हार सकता है, इसलिए ड्रैगनाइट जब तक वो चार्ज कर रहा है तब तक विंग अटैक का यूज करते रहो। ड्रैगनाइट सेप्टाइल के ऊपर काफी सारे सुपर इफेक्टिव विंग अटैक मार देता है, जिससे सेप्टाइल हार जाता है। ऐश अपने सेप्टाइल को वापस बुलाता है और भेजता है अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन यानी कि पिकाचू को। बैटल स्टार्ट होती है। दोनों ही पोकेमॉन काफी अच्छा फाइट करते हैं, पर पिकाचू डोमिनेट कर रहा होता है अपने स्पीड के वजह से। ऐश पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, और इससे ड्रैगनाइट हार जाता है। रेड बोलता है कि तुमने अपने पिकाचू को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है, बट मेरा नेक्स्ट पोकेमॉन तुम्हारे पिकाचू को काफी इजीली हरा देगा। और रेड भेजता है आइस और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन आर्टिकुनो को। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी ये देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन था। ऐश अपने पिकाचू को वापस बुलाता है और भेजता है चार्जार्ड को। चार्जार्ड स्टार्ट करता है फ्लेम थ्रोवर के साथ, जो कि आर्टिकुनो पर लग जाता है। फिर आर्टिकुनो आइस बीम अटैक का यूज करता है, जिससे चार्जार्ड जम जाता है। ऐश बोलता है कि मैं इसके लिए रेडी था। वो अपने चार्जार्ड को ओवर हीट अटैक यूज करने बोलता है, जिससे उसकी बॉडी गर्म हो जाती है और पूरी आइस पिघल जाती है। रेड ऐश के स्ट्रेटेजी से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, बट वो अपने आर्टिकुनो को ब्लिज़ार्ड अटैक का यूज करने बोलता है, जो कि आइस टाइप का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। ऐश अपने चार्जार्ड को इस अटैक को डॉज करने बोलता है, बट वो अटैक चार्जार्ड के ऊपर लग जाते हैं, जिससे चार्जार्ड को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर चार्जार्ड यूज करता है फायर स्पिन अटैक का। इससे आर्टिकुनो को डैमेज तो पड़ता है, बट साथ में वो बंद भी हो जाता है, यानी कि उसको हर एक टर्न में डैमेज पड़ेगा। रेड अपने आर्टिकुनो को मिस्ट अटैक का यूज करने बोलता है, इससे आसपास हर जगह पे फॉग आ जाती है। चार्जार्ड को कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर आर्टिकुनो लगातार काफी सारे हरिकेन अटैक से चार्जार्ड को डैमेज देते रहता है। अगर ऐसे ही चलता रहता तो चार्जार्ड काफी इजीली हार जाता, पर तभी ऐश अपने चार्जार्ड को अपने विंग का यूज करके सारे फॉग को हटाने बोलता है, जिससे सारी फॉग हट जाती है। फिर चार्जार्ड फ्लेम थ्रोवर का अटैक करके आर्टिकुनो को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। अब दोनों ही पोकेमॉन्स काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। रेड बोलता है कि इस बैटल को खत्म करने का टाइम आ चुका है, शियर कोल्ड अटैक का यूज करो। ब्रॉक बोलता है कि आइस टाइप का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक है। अगर ये चार्जार्ड पे लग गया तो चार्जार्ड 100% नॉकआउट हो जाएगा। तुम्हें इस अटैक को डॉज करना होगा। चार्जार्ड इस अटैक को डॉज करने ही जाता है, पर तभी यह अटैक चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है और चार्जार्ड हार जाता है। ऐश को नहीं लगा था कि चार्जार्ड आर्टिकुनो से हार जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी इसके पहले एक आर्टिकुनो को हरा रखा था। अब ऐश के 2 पोकेमॉन हार चुके थे और रेड का सिर्फ 1 पोकेमॉन हारा था। ऐश अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को भेजने ही वाला होता है, पर तभी आर्टिकुनो बंद होता है और वो भी हार जाता है। ऐश सोचता है कि ऐसा कैसे हुआ। ब्रॉक बोलता है कि बैटल के बीच में तुम्हारे चार्जार्ड ने फायर स्पिन अटैक का यूज करके आर्टिकुनो को बर्न कर दिया था, जिससे उसको हर एक टर्न में डैमेज पड़ रहा था। इससे रेड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब दोनों ही ट्रेनर्स के 2 पोकेमॉन हार चुके थे। रेड अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरह भेजता है इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप के एक और लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ैप्डोस को। ऐश भेजता है अपने इन्फर्नेट को। ब्रॉक बोलता है कि रेड को हराना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उसके पास काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन है। ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं, हमें चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। वो अपने इन्फर्नेट को फ्लेम थ्रोवर यूज करने बोलता है, जिसका ज़ैप्डोस पे डैमेज पड़ता है। फिर ज़ैप्डोस यूज करता है ड्रिल पैक अटैक का, एक काफी स्ट्रॉन्ग फ्लाइंग टाइप अटैक, जो कि इन्फर्नेट पे सुपर इफेक्टिव था। इससे इन्फर्नेट को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश अपने इन्फर्नेट को फायर पंच का यूज करने बोलता है, जिसको ज़ैप्डोस डॉज कर लेता है। फिर रेड अपने ज़ैप्डोस को रेन डांस अटैक का यूज करने बोलता है, जिससे वहाँ पर बारिश होने लगती है। इससे इन्फर्नेट को डैमेज पड़ते रहेगा, क्योंकि इन्फर्नेट वाटर टाइप से वीक है। वहीं पर ज़ैप्डोस को फायदा होगा, क्योंकि वो वाटर टाइप से वीक है, और अगर सामने वाला पोकेमॉन गीला हो जाता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक का ज्यादा डैमेज पड़ेगा। रेड अपने ज़ैप्डोस को थंडर अटैक यूज करने बोलता है, तभी ऐश अपने इन्फर्नेट को डिग अटैक का यूज करके जमीन के अंदर जाने बोलता है, जिससे इन्फर्नेट थंडर से बच जाता है। अब इन्फर्नेट कहीं से भी बाहर आ सकता था, पर तभी रेड एक स्माइल देता है और वो ज़ैप्डोस को उस होल के अंदर ज़ैप कैनन अटैक यूज करने बोलता है, जो कि इन्फर्नेट पर लग जाता है, जिससे इन्फर्नेट जमीन पर गिर जाता है। रेड बोलता है कि तुमको हराना तो काफी इजी है, पर तभी ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है कि यही तो मैं चाहता था। ऐश का इन्फर्नेट खड़े हो जाता है और एक काफी बड़ा धमाका होता है स्टेडियम में।
रेड को पता था कि ये ब्लेज एबिलिटी है, बट उसने आज तक इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लेज एबिलिटी नहीं देखी थी। ऐश बोलता है कि मेरे इनफर्नेप ने ब्लेज एबिलिटी को मास्टर कर लिया है और आज तक उसको कोई भी नहीं हरा पाया है ब्लेज एबिलिटी में। रेड बोलता है कि कोई बात नहीं, ये आज हार जाएगा। ऐश अपने इनफर्नेप को फ्लेयर ब्लेड्स अटैक का यूज करने बोलता है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे ज़ैप्डोस पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये देखकर रेड काफी शॉक हो जाता है। इनफर्नेप फ्लेम व्हील अटैक का यूज करता है, जो कि ज़ैप्डोस पर लग जाता है। अब इनफर्नेप के अटैक पहले से कहीं ज्यादा डैमेज दे रहे थे। रेड अपने ज़ैप्डोस को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ज़ैप कैनन यूज करने बोलता है। वहीं पर ऐश भी अपने इनफर्नेप को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक फ्लायर ब्लेड्स यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, पर फ्लायर ब्लेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते इनफर्नेप का अटैक ज़ैप्डोस पर लग जाता है और ज़ैप्डोस हार जाता है। रेड अपने ज़ैप्डोस को वापस बुलाता है और भेजता है मोल्ट्रेस को, उसका लगातार तीसरा लेजेंडरी पोकेमॉन। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि रेड ने पूरा का पूरा लेजेंडरी बर्ड ट्रियो ही पकड़ा है। ये बैटल थी तो काफी स्ट्रॉन्ग फायर टाइप पोकेमॉन्स में। रेड अपने मोल्ट्रेस को इंसिनरेट यूज करने बोलता है, जिससे इनफर्नेप को डैमेज पड़ता है, बट इनफर्नेप यूज करता है फायर पंच अटैक का, जिससे मोल्ट्रेस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। रेड बोलता है कि जितना मैंने सोचा था, इनफर्नेप उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें किसी तरह से इसकी ब्लेज एबिलिटी को रोकना ही होगा। रेड अपने मोल्ट्रेस को एयर स्लैश अटैक यूज करने बोलता है, जो कि इनफर्नेप पर सुपर इफेक्टिव था। इससे इनफर्नेप पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर इनफर्नेप यूज करता है मार्क पंच अटैक का। मोल्ट्रेस सिर्फ दो ही अटैक में काफी ज्यादा वीक हो चुका था। रेड बोलता है कि हमें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करना होगा और बोलता है मोल्ट्रेस स्काई अटैक का यूज करो, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लाइंग टाइप अटैक था। ऐश इनफर्नेप को ये अटैक डॉज करने बोलता है, बट इनफर्नेप डॉज नहीं कर पाता और ये अटैक इनफर्नेप पे लग जाता है। और क्योंकि ये अटैक इनफर्नेप पे सुपर इफेक्टिव था, तो इनफर्नेप को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो हार जाता है। ऐश बोलता है कि इनफर्नेप, तुमने अपना काम कर दिया है, अब बाकी पोकेमॉन सब कुछ देख लेंगे। अब ऐश अपने कैलो से इस पोकेमॉन ग्रेनिंजा को भेजता है। ग्रेनिंजा स्टार्ट करता है वाटर शूरिकेन अटैक से। मोल्ट्रेस को इससे काफी डैमेज पड़ता है, क्योंकि ये सुपर इफेक्टिव अटैक था। फिर मोल्ट्रेस यूज करता है हरिकेन अटैक का, जिसको ग्रेनिंजा डॉज कर लेता है। फिर वो कट अटैक का यूज करके मोल्ट्रेस को डिफीट कर देता है। अब रेड के 4 पोकेमॉन्स हार चुके थे। रेड बोलता है कि अब मेरे 2 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स बचे हैं और अपने सेकंड लास्ट पोकेमॉन की तरह वो भेजता है अपने स्टार्टर पोकेमॉन चार्जार्ड। ब्रॉक बोलता है कि ऐश संभल के, रेड का चार्जार्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है कि मेरा ग्रेनिंजा भी वीक नहीं है। ये सुनकर रेड बोलता है कि ऐश, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा अच्छा लगा, बट तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस जल्द ही टूटने वाला है। रेड का चार्जार्ड यूज करता है मेगा किक के साथ, जिसको ग्रेनिंजा डॉज कर लेता है। फिर ग्रेनिंजा एरियल एस का यूज करके चार्जार्ड को डैमेज देता है। रेड अपने चार्जार्ड को फायर स्पिन अटैक यूज करने बोलता है, जिससे ग्रेनिंजा को डैमेज तो पड़ता है, पर साथ में वो बर्न भी हो जाता है। रेड बोलता है ये स्ट्रेटेजी मैंने तुमसे ही सीखी है। ग्रेनिंजा की ऐसी कंडीशन देखकर ऐश ग्रेनिंजा को वापस बुला लेता है और भेजता है अपने पिकाचू को। रेड एक स्माइल देता है और वो अपने चार्जार्ड को ग्राउल अटैक यूज करने बोलता है, जिससे पिकाचू वापस पोकेबॉल में चले जाता है और ग्रेनिंजा बाहर आ जाता है। ऐश ये देखकर काफी शॉक हो जाता है। रेड बोलता है कि ये मेरे चार्जार्ड का सीक्रेट अटैक है, जिससे अपोनेंट का पोकेमॉन बदल जाता है उसके किसी टीम के पोकेमॉन से। ऐश बोलता है ठीक है, मैं अपने ग्रेनिंजा से ही लड़ूंगा। ग्रेनिंजा यूज करता है वाटर पल्स अटैक का, जिससे चार्जार्ड पे डैमेज पड़ता है। फिर चार्जार्ड यूज करता है मेगा पंच अटैक का, जिससे ग्रेनिंजा पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ग्रेनिंजा को बर्न से भी डैमेज पड़ता है। फिर चार्जार्ड स्क्रैच अटैक का यूज करके ग्रेनिंजा को काफी वीक कर देता है। ऐश बोलता है रेड, तुमने मेरे इनफर्नेप की ब्लेज एबिलिटी देख ली, बट अब मेरे ग्रेनिंजा का स्पेशल पावर देखो। तभी ऐश के ग्रेनिंजा के आजू बाजू एक वाटर टोर्नेडो बन जाता है और वो ऐश के साथ मर्ज हो जाता है और बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रेनिंजा में। ब्रॉक, मिस्टी और रेड तीनों ही ये देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। ऐश बोलता है कि इसको बॉन्ड एवोल्यूशन कहते हैं। ये एक यूनिक फेनोमेना है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ग्रेनिंजा के पास है, और अब इसकी पावर तो तुम लोग देख ही लोगे। रेड अपने चार्जार्ड को साइंस विक्टॉस यूज करके इस मैच को खत्म करने बोलता है, बट ग्रेनिंजा डबल टीम का यूज करता है, जिससे चार्जार्ड उसके ऊपर साइंस विक्टॉस यूज नहीं कर पाता। अब चार्जार्ड कंफ्यूज हो जाता है कि असली ग्रेनिंजा कौन सा है। रेड बोलता है कि सारे ग्रेनिंजा के ऊपर फ्लेम थ्रोअर यूज करो। रेड नोटिस करता है कि ग्रेनिंजा की स्पीड अचानक से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐश अपने ग्रेनिंजा को एरियल एस अटैक यूज करने बोलता है। चार्जार्ड उसको डॉज करने जाता है, बट कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो अटैक चार्जार्ड को लग जाता है। रेड अपने चार्जार्ड को मेगा किक यूज करने बोलता है, इसको ग्रेनिंजा डॉज नहीं कर पाता और ग्रेनिंजा को डैमेज पड़ता है। फिर ऐश अपने ग्रेनिंजा को डबल टीम यूज करके चार्जार्ड को सराउंड करने बोल देता है। चार्जार्ड काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बट रेड अपने चार्जार्ड को आग बंद करने बोलता है। ऐश बोलता है कि ग्रेनिंजा एरियल एस अटैक का यूज करो। तभी रेड बोलता है कि चार्जार्ड अपने पीछे मुड़ो और साइस्मिक टॉस का यूज करो। ओरिजिनल ग्रेनिंजा एग्जैक्टली उसके पीछे ही होता है, जिससे चार्जार्ड उसको पकड़ लेता है और उसको आसमान में लेके जाकर पटक देता है, जिससे ग्रेनिंजा को काफी डैमेज पड़ता है, क्योंकि ये सुपर इफेक्टिव अटैक था। ऐश बोलता है ग्रेनिंजा चलो इस मैच को खत्म करते हैं, और वो अपने ग्रेनिंजा को जायंट वाटर शूरिकेन यूज करने बोलता है। वहीं पर रेड का चार्जार्ड अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप अटैक फायर ब्लास्ट का यूज करता है। दोनों ये अटैक टकरा जाते हैं।
और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। किसी को भी नहीं पता था कि कौन सा पोकेमोन हारा है और कौन सा जीता है। कुछ टाइम बाद फॉग हट जाता है और ऑडियंस ये देखकर शॉक हो जाती है कि दोनों ही पोकेमोन हार चुके हैं, यानी कि एक टाई है। दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमोन को वापस बुलाते हैं और ऐश अपने नेक्स्ट पोकेमोन की तरफ भेजता है पिकाचू को। वहीं पर रेड अपने लास्ट पोकेमोन को निकालता है और बोलता है कि मैंने अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेनर नहीं देखा था, जिसके चलते मुझे तुम्हें यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, पर आज तुम्हें मेरे लिए इस बैटल को जीतना ही होगा। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी सोचने लगते हैं कि रेड का लास्ट पोकेमोन कौन सा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी रेड को एक से ज्यादा पोकेमोन यूज करते हुए नहीं देखा था। रेड अपना पोकेमोन फेंकता है और उसमें से निकलता है पोकेमोन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन म्यूटू। रेड अपने की स्टोन को निकालता है और म्यूटू को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा म्यूटू एक्स में, जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक और मिस्टी शॉक हो जाते हैं। ऐश अपने पिकाचू को गोल्ड टैकल के साथ स्टार्ट करने बोलता है। म्यूटू बैरियर का यूज करके पिकाचू के अटैक को रोक देता है, फिर कंफ्यूजन का यूज करके उसको डैमेज देता है। ऐश का पिकाचू थंडर का यूज करता है, पर दोबारा से म्यूटू बैरियर का यूज करके उसको रोक देता है। फिर ऐश अपने पिकाचू को एजिलिटी यूज करने बोलता है, जिससे उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। रेड अपने म्यूटू को साइकिक अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो पिकाचू को कंट्रोल करके नीचे पटक देता है। पिकाचू ने ऑलरेडी ड्रैगनाइट से काफी डैमेज दिया था, जिसके चलते वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था और म्यूटू पूरी तरह से पिकाचू को डोमिनेट कर रहा था। ऐश बोलता है कि हमें अपनी फुल पावर दिखानी होगी। ऐश अपनी हैट निकालता है और पिकाचू को दे देता है। वो अपने जीरिंग का यूज करके पिकाचू को 10 मिलियन थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है। ये पोकेमोन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। म्यूटू दोबारा से बैरियर का यूज करता है, बट बैरियर को तोड़ के ये अटैक म्यूटू पर लग जाता है, जिससे म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज होता है। रेड अपने म्यूटू को फ्यूचर साइड अटैक का यूज करने बोलता है, फिर वो मिस अटैक का यूज करके हर जगह फॉग ला देता है। पिकाचू को कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसी बीच रेड अपने म्यूटू को रिकवर अटैक का यूज करने बोलता है, जिससे म्यूटू को जितना भी डैमेज पड़ा था जी मूव से उसको वो रिकवर कर लेता है। ऐश ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलते हैं कि म्यूटू को हराना हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है। उतने ही देर में पिकाचू के ऊपर फ्यूचर साइड अटैक लग जाता है और पिकाचू हार जाता है। ऐश अपने पिकाचू को वापस बुलाता है और भेजता है अपने लास्ट पोकेमोन को, जो कि और कोई नहीं बल्कि पोकेमोन वर्ल्ड का गॉड नॉर्मल टाइप पोकेमोन आर्सियस था। रेड आर्सियस को देखकर बोलता है कि म्यूटू, यह हमारी अब तक की सबसे ज्यादा हार्ड बैटल होगी, बट हम इसको जरूर जीतेंगे। ऐश अपने आर्सियस को मल्टी टाइप एबिलिटी यूज करने बोलता है, जिससे वो चेंज हो जाता है घोस्ट टाइप में। अब आर्सियस का हर एक अटैक सुपर इफेक्टिव होगा म्यूटू पे। ये एक ड्रीम बैटल थी जहाँ पर पोकेमोन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मिथिकल पोकेमोन की बैटल हो रही थी पोकेमोन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन से। ऐश अपने आर्सियस को हाइपर बीम के साथ स्टार्ट करने बोलता है, जिसका म्यूटू पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर रेड म्यूटू को साइको कट अटैक का यूज करने बोलता है, जिसपे आर्सियस पे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता। ऐश बोलता है कि मैंने आर्सियस को मल्टी टाइप एबिलिटी का यूज करके घोस्ट टाइप का बना दिया है, इसके ऊपर साइकिक टाइप अटैक काम नहीं करेंगे। रेड अपने मेगा म्यूटू एक्स को एशियन पावर अटैक यूज करने बोलता है, जिसका आर्सियस पे डैमेज पड़ता है, बट वो नोटिस करता है कि इन अटैक से आर्सियस के ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता, क्योंकि म्यूटू के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक उसके साइकिक टाइप अटैक्स थे। तभी आर्सियस हाइपर बीम का यूज करके म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। रेड बोलता है कि हमें किसी तरह से आर्सियस की घोस्ट टाइप हटानी होगी। तभी रेड को एक स्ट्रेटेजी आती है और वो अपने म्यूटू को फोर्स अटैक का यूज करने बोलता है, जिसके बाद रेड अपने म्यूटू को साइको कट अटैक यूज करने बोलता है। रेड बोलता है आर्सियस वहीं पर खड़े रहो। रेड काफी इजीली हार जाएगा, क्योंकि इस अटैक का तुम पे कोई भी डैमेज नहीं पड़ने वाला, तुम एक घोस्ट टाइप पोकेमोन हो। बट रेड एक स्माइल देता है और आर्सियस पे इस अटैक का काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। रेड बोलता है कि फोर साइड मेरे म्यूटू का एक सीक्रेट अटैक है, जिसके चलते घोस्ट टाइप पोकेमोन किसी भी टाइप के फिजिकल अटैक से वीक हो जाते हैं। ऐश रेड की स्ट्रेटेजी देखकर सरप्राइज हो जाता है, बट वो आर्सियस को एक्सट्रीम स्पीड अटैक यूज करने बोलता है, जिसके बाद आर्सियस काफी स्पीड से म्यूटू के ऊपर अटैक करते रहता है। म्यूटू एक भी अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। तभी रेड उसको डिसेबल अटैक यूज करने बोलता है, जिससे आर्सियस को कुछ भी नहीं होता है। ऐश अपने आर्सियस को वापस से एक्सट्रीम स्पीड अटैक यूज करने बोलता है, बट अब आर्सियस एक्सट्रीम स्पीड अटैक का यूज नहीं कर पा रहा था। ब्रॉक बोलता है कि डिसेबल अटैक का इफेक्ट है, जिसके चलते अपोनेंट पोकेमोन का सबसे रिसेंट मूव वो दोबारा बैटल में कभी भी यूज नहीं कर सकता, जिससे ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। दोनों ट्रेनर्स एक से बढ़कर एक स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे थे। ऐश बोलता है कि आर्सियस चलो इस बैटल को खत्म करते हैं और जजमेंट अटैक यूज करने बोलता है। रेड को पता था कि आर्सियस का सबसे स्ट्रॉन्ग और सिग्नेचर अटैक है और अब ये घोस्ट टाइप भी बन चुका है, जिससे म्यूटू इस अटैक से हार जाएगा। जजमेंट अटैक म्यूटू के ऊपर लग जाता है और एक काफी बड़ा धमाका होता है। कुछ टाइम बाद जब फॉग हटती है तो हमें देखने को मिलता है कि म्यूटू को कोई भी डैमेज नहीं पड़ा है और उसने अटैक लगने के थोड़े टाइम पहले ही अपने आप को बैरियर से कवर कर लिया था, जिसके चलते उसको अटैक नहीं लगता है। रेड बोलता है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से जीतने नहीं दूंगा। तभी म्यूटू रिकवर अटैक का यूज करके अपनी सारी हेल्थ रिकवर कर लेता है।
और फुल एचपी पे आ जाता है। आर्सस के हीलिंग विश अटैक का यूज करता है और फुल एचपी पे आ जाता है। दोनों ही पोकेमॉन हारने के लिए तैयार नहीं थे, वो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करते हैं और एक दूसरे को काफी ज्यादा डैमेज देते हैं। दोनों ही पोकेमॉन सब काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। अब दोनों ही पोकेमॉन अपने फाइनल स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करते हैं। रेड अपने म्यूटू को उसका सिग्नेचर और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक साइज स्ट्राइक यूज करने बोलता है। वहीं पर ऐश अपने आर्सस को घोस्ट टाइप का जजमेंट अटैक यूज करने बोलता है। साइज स्ट्राइक आर्सस पे लग जाती है। वहीं पर जजमेंट अटैक भी म्यूटू के ऊपर लग जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। उनको नहीं पता होता है कि कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा जीता है। रेड एक स्माइल लेता है और बोलता है कि मेरे म्यूटू के साइड स्ट्राइक से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। थोड़ी देर बाद फॉग हट जाती है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन ग्राउंड पर खड़े हैं। म्यूटू ने बैरियर का यूज करके जजमेंट अटैक को रोक दिया था, पर रेड ये देखकर शॉक हो जाता है कि आर्सस को डैमेज नहीं पड़ा है। ब्रॉक बताता है कि फोर्साइट एबिलिटी के वजह से आर्सस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ साइकिक टाइप के फिजिकल अटैक लगते हैं, बट साइड स्ट्राइक एक स्पेशल अटैक है जो कि अभी भी आर्सस पे नॉर्मली काम करेगा, यानी कि उसका कोई भी डैमेज नहीं होगा आर्सस पे। रेड ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी आर्सस एक काफी पावरफुल हाइपर बीम का यूज करता है जो कि म्यूटू पर लग जाती है और म्यूटू काफी ज्यादा वीक हो जाता है। फिर म्यूटू यूज करता है साइको कट का। जैसे ही म्यूटू पास आने वाला होता है, आर्सस हाइपर वॉइस अटैक का यूज कर देता है, जिससे मेगा म्यूटू एक जमीन पर गिर जाता है। उसका मेगा एवोल्यूशन हट जाता है और वो अपने बेस फॉर्म आ जाता है, यानी कि म्यूटू इस बैटल को हार चुका था। ऐश ने ऑफिशियली कैंटो चैंपियन रेड को हरा दिया था। ऐश और रेड एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। रेड बोलता है कि मैं अपने पूरे लाइफ में सबसे पहली बार हारा हूँ और मुझे पता चल गया है कि तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन क्यों कहा जाता है। ऐश बोलता है कि ये मेरी अब तक की सबसे ज्यादा टफ बैटल थी। अगर मेरे पास आर्सस नहीं होता तो शायद मैं इस बैटल को जीत नहीं पाता। ऐश रेड को बताता है कि पोकेमॉन मास्टर बनने के टास्क के लिए अब उसने सारे के सारे रीजन्स के चैंपियन को हरा दिया है। उसके पास 2 लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन भी है। अब उसके पास एक और लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करना है, जिसके बाद वो एलिजिबल हो जाएगा पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। ब्रॉक बोलता है लेकिन पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए जो तुम्हें लास्ट लेजेंडरी पोकेमॉन चाहिए वो म्यूटू है, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है और वो सेरुलन केव में रहा करता था। रेड बोलता है कि मैंने उस म्यूटू को कैच कर लिया है जिससे तुमने अभी बैटल की है। मेरा भी गोल एक म्यूटू को कैच करना था क्योंकि मुझे कैंटो पोकेडेक्स फील करना है। ऑल्सो म्यूटू पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है, इसलिए मैंने म्यूटू को कैच किया है। ऐश बोलता है कि तो क्या पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई और दूसरा म्यूटू नहीं है जिसको मैं कैच कर सकता हूँ। ब्रॉक बोलता है अनफॉर्चुनेटली पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही म्यूटू था जिसको पकड़ने में तुमने देरी कर दी और रेड ने उसको कैच कर लिया। ऐश और पिकाचू नीचे बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। उनको पता था कि म्यूटू के बिना वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और न ही पोकेमॉन मास्टर बन सकते हैं। अब क्या उनका गोल इनकम्प्लीट रह जाएगा। तभी रेड बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है, तुम्हारा आर्सस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिथिकल पोकेमॉन है, तो क्यों ना हम एक ट्रेड करें जहाँ पर तुम मुझे आर्सस दे दो और मैं तुम्हें उसके बदले अपना म्यूटू दे दूंगा। हम दोनों को एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन मिल जाएगा और साथ में तुम अपना पोकेमॉन मास्टर बनने की ड्रीम भी कंप्लीट कर सकते हो। ऐश अपना आर्सस रेड को देना तो नहीं चाहता था, बट उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें ये ट्रेड करना ही पड़ेगा, जिसके चलते ऐश अपने आर्सस को और रेड अपने म्यूटू को एक दूसरे के साथ ट्रेड कर लेते हैं। रेड को अपना आर्सस मिल जाता है, वहीं पर ऐश को अपना म्यूटू मिल जाता है जिसको वो बाहर निकालता है। दोनों ही अपने पोकेमॉन्स को लास्ट बार देखते हैं, पर ऐश देखता है कि म्यूटू बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो सबके ऊपर अटैक करने लगता है। हर जगह डिस्ट्रक्शन होने लगती है, पर तभी ऐश अपने पोकेमॉन में म्यूटू को वापस बुला लेता है। ऐश बोलता है कि मैं इसे देख लूंगा। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी सेरुलन केव के बाहर आ जाते हैं। अब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टास्क के लिए ऐश को बस एक और लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन को कैच करना था। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी वापस से पैलेट टाउन जाते हैं, जहाँ पर उनको प्रोफेसर लोग बताते हैं कि जोटो रीजन में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। क्योंकि तुम वर्ल्ड चैंपियन हो तो उनको शांत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए जोटो रीजन पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनको देखने को मिलता है कि लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो यानी कि एंटे, राइगो और स्विकून आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और वो हर जगह डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं। ब्रॉक बोलता है कि तीनों ही काफी शांत पोकेमॉन है और बिना किसी रीजन के वो ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। मिस्टी नोटिस करती है कि ये तीनों ही पोकेमॉन नॉर्मल एंटे, राइको और स्विकून से काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहे थे। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, ये शाइनी एंटे, राइको और स्विकून है, बट ये नॉर्मल नहीं लग रहे हैं। तभी वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और देखने को मिलता है कि कुछ टीम रॉकेट के मेंबर्स ने एंटे, राइको और स्विकून को नेट में पकड़ लिया है और वो उनको लेकर जा रहे होते हैं। ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल यूज करने बोलता है, जिससे वो उस नेट को तोड़ देता है। एंटे, राइको और स्विकून टीम रॉकेट के मेंबर्स के ऊपर अटैक करके उनको वहाँ से भगा देते हैं। ब्रॉक बोलता है कि जैसे कि मैंने सोचा था, इसके पीछे टीम रॉकेट का ही हाथ है। ऐश बोलता है कि सामने टीम रॉकेट का हेडक्वार्टर है, शायद हम वहाँ पर जाके इनको रोक कर लेजेंडरी बीस्ट यानी कि एंटे, राइको और स्विकून को बचा सकते हैं। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी हेडक्वार्टर्स
में आ जाते हैं जहाँ पर उनको काफी सारे साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं। उन्होंने एक ऐसी रेडियो वेव बनाई थी जिसके चलते नॉर्मल पोकेमॉन्स को शाइनी पोकेमॉन में कन्वर्ट किया जा सकता था। फिर वो उनको बेचकर पैसे कमाना चाहते थे। वहाँ पर काफी सारे नॉर्मल पोकेमॉन्स को भी शाइनी पोकेमॉन में कन्वर्ट करके कैद किया गया था और इन्हीं रेडियो वेव्स का यूज करके उन्होंने एंटी राइको और स्वीगुन को भी शाइनी पोकेमॉन में कन्वर्ट कर दिया था। टीम रॉकेट इस रेडियो वेव का यूज करके नॉर्मल पोकेमॉन्स को शाइनी पोकेमॉन में कन्वर्ट किया करती थी। इससे पोकेमॉन शाइनी तो बन जाते थे बट वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते थे और हर जगह डिस्ट्रक्शन मचाते थे। इसीलिए उनको कैद करके रखा गया था। ऐश अपने म्यूटू को निकालता है उन सारे पोकेमॉन्स को बचाने के लिए। ऐश म्यूटू को शैडो बॉल यूज करने बोलता है बट वो नोटिस करता है कि म्यूटू काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है और वो ऐश, ब्रॉक और मिस्टी के ऊपर ही शैडो बॉल यूज कर देता है। वो हर जगह डिस्ट्रक्शन मचाना शुरू कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि म्यूटू तुम्हारे ओनरशिप में आके खुश नहीं है। वो रेड को ही अपना असली ट्रेनर मानता है। तुम्हें इसको जल्दी अपने पोकेबॉल में लेना होगा वरना ये हर जगह डिस्ट्रक्शन मचाएगा। ये सुनकर ऐश म्यूटू को अपने पोकेबॉल में वापस ले लेता है पर म्यूटू ऐश का पोकेबॉल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। ब्रॉक बोलता है कि हमें जल्द से जल्द म्यूटू को पकड़ना होगा वरना ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। ऐश बोलता है कि बट उससे पहले हमें टीम रॉकेट को रोकना होगा। ऐश अपने इन्फर्नेट को निकालता है और सारे टीम रॉकेट के मेंबर्स के ऊपर अटैक कर देता है। टीम रॉकेट के मेंबर्स वहाँ से भाग जाते हैं और सारे पोकेमॉन आजाद हो जाते हैं बट वो सारे पोकेमॉन काफी अग्रेसिव थे जिसके चलते वो ऐश, मिस्टी और ब्रॉक के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ऐश अपने बल्बासौर को निकालकर सारे पोकेमॉन्स के ऊपर स्लीप पाउडर यूज कर देता है जिससे सारे पोकेमॉन सोने लगते हैं और कुछ टाइम के लिए शांत हो जाते हैं। तब तक टीम रॉकेट के मेंबर्स वापस आ जाते हैं अपने बॉस को लेकर और ये पोकेमॉन ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि जियोवानी था। जियोवानी और ऐश दूसरी बार आमने सामने आए थे। जियोवानी बोलता है कि तुम हर बार मेरे प्लान के बीच में आ जाते हो बट इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जियोवानी अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आर्मर म्यूटू को भेजता है। ब्रॉक, मिस्टी और ऐश ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि एक म्यूटू को तो हमने ऑलरेडी कैच किया हुआ है तो ये दूसरा म्यूटू कहाँ से आया? क्या इसका मतलब ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में एक से ज्यादा म्यूटू है? जियोवानी बताता है कि हाँ, टीम रॉकेट ने काफी सारे म्यूटू को बनाया था बट सारे म्यूटू भाग जाते हैं। अभी हमारा ब्रांड न्यू म्यूटू है जो कि सारे म्यूटू से काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐश अपने कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को एक साथ भेज देता है जो कि होते हैं क्रोकोडाइल, रैप्टर, स्नोरलैक्स और बल्बासौर। सारे ये पोकेमॉन म्यूटू से बैटल करते हैं पर म्यूटू सिर्फ एक ही अटैक का यूज करके इन सारे पोकेमॉन्स को हरा देता है। फिर ऐश अपने ग्रिंजा को भेजता है। ग्रिंजा म्यूटू को हराने की काफी कोशिश करता है पर लास्ट में म्यूटू ग्रिंजा को भी डिफीट कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि आज तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन भी जियोवानी के म्यूटू को डिफीट नहीं कर पा रहे हैं और अब तो तुम्हारे पास म्यूटू भी नहीं है। अब लगता है हमें यहाँ से जाना होगा। तभी ऐश बोलता है कि नहीं, मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है और वो अपना पोकेबॉल निकालकर भेजता है हूपा को। मिस्टी, ब्रॉक, जियोवानी और सारे ग्रंट्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ऐश के पास एक मिथिकल पोकेमॉन हूपा है जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है पोकेमॉन वर्ल्ड का। म्यूटू और हूपा में फाइट शुरू हो जाती है। ऐश प्रिजन बॉटल का यूज करके हूपा को हूपा अनबाउंड में कन्वर्ट कर देता है और वो पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन जैसे कि मेगा रेक्वाजा, लुगिया और हुओ को निकालकर आर्मर म्यूटू को काफी इजीली डिफीट कर देता है। हूपा अनबाउंड एक काफी ज्यादा बड़ी शैडो बॉल का यूज करता है जिससे टीम रॉकेट का हेडक्वार्टर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जियोवानी और सारे ग्रंट्स अपने म्यूटू को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं पर तभी ऐश को देखने को मिलता है कि सारे शाइनी पोकेमॉन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारे काफी अग्रेसिव थे जिससे पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड पे काफी बड़ा खतरा हो सकता था। इसलिए ब्रॉक बोलता है कि हम इन शाइनी पोकेमॉन्स को वापस नॉर्मल नहीं बना सकते। इनको ठीक करने का एक ही तरीका है और वो ये है कि हम इनको कैच कर ले। इसलिए ऐश, मिस्टी और ब्रॉक एक एक करके सारे शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करने लगते हैं। ऐश शाइनी gyarados, शाइनी आर्कनाइट, शाइनी अलakazam और शाइनी स्नोरलैक्स जैसे पोकेमॉन को कैच कर लेता है। वहीं पर ब्रॉक और मिस्टी भी कुछ शाइनी पोकेमॉन्स को कैच कर लेते हैं। ऐश को चलते चलते हेडक्वार्टर्स के नीचे एक मास्टर बॉल भी मिलता है। ऐश ने अपने जर्नी में मास्टर बॉल को दूसरी बार देखा था। ब्रॉक बताता है कि मास्टर बॉल पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पोकेबॉल है। इसका कैच रेट 100% है जिसका यूज करके तुम किसी भी पोकेमॉन को कैच कर सकते हो बिना बैटल किए और ये काफी ज्यादा रेयर पोकेबॉल भी है। पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी कम ही मास्टर बॉल्स एग्जिस्ट करती हैं। ऐश इस मास्टर बॉल को रख लेता है। उसको कुछ टाइम बाद एक शाइनी म्यूटू भी देखने को मिलता है जो कि हेडक्वार्टर से भागने की कोशिश कर रहा था। ऐश, मिस्टी और ब्रॉक ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इस म्यूटू को टीम रॉकेट ने स्पेशली बनाया था। ये म्यूटू काफी ज्यादा अग्रेसिव था जो कि ऐश, ब्रॉक और मिस्टी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ऐश अपने हूपा को बाहर निकालता है और बोलता है कि मैं इस चांस को मिस नहीं कर सकता। मुझे इस म्यूटू को कैच करना ही होगा जिससे मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करूं। बट हूपा अटैक नहीं कर पा रहा था। ब्रॉक बोलता है कि तुमने रिसेंटली हूपा को काफी ज्यादा यूज किया है जिससे वो काफी थक चुका है। तुम्हें इसे रेस्ट देना होगा और दूसरे पोकेमॉन को
यूज करना होगा। ऐश के पास कोई और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं था जो कि म्यूटो से फाइट कर सके, फिर भी वो मेगा चार्जर एक्स जैसे पोकेमॉन का यूज करके म्यूटो से काफी अच्छी फाइट करता है और उसको बीट कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें अभी अभी एक मास्टर बॉल मिला था, इससे अच्छा कोई और मौका नहीं हो सकता तुम्हारे पास, जल्दी से उस मास्टर बॉल का यूज कर लो। ऐश उस मास्टर बॉल का यूज करके शाइनी म्यूटो को कैच कर लेता है जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे रेयर पोकेमॉन था। ब्रॉक बोलता है कि अभी भी 3 शाइनी पोकेमॉन हमने नहीं पकड़े हैं जो कि लेजेंडरी बेस यानी कि एंटी राइकू और स्वीकून, हमें उनको भी जल्दी से कैच करना होगा। बट ऐश बोलता है कि उससे पहले मुझे मेरे म्यूटो को ढूंढना होगा क्योंकि वो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। तभी ऐश को रेड का कॉल आता है। रेड बोलता है कि म्यूटो मेरे पास वापस आ चुका है और वो तुम्हारे पास वापस नहीं जाना चाहता। ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम अपना म्यूटो रख लो। रेड बोलता है कि फिर तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में कैसे पार्टिसिपेट करोगे। ऐश बोलता है कि रिसेंटली हमें पता चला कि पोकेमॉन वर्ल्ड में और भी म्यूटो एग्जिस्ट करते हैं एंड उन्हीं में से मैंने एक म्यूटो को कैच कर लिया है मास्टर बॉल का यूज करके। रेड बोलता है ठीक है, फिर तुम सेरेलन केव में वापस आ जाओ और मुझे म्यूटो का पोकेबॉल दे दो। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी सेरेलन केव में चार्जार्ड पे बैठकर वापस चले जाते हैं जहाँ पर ऐश एक ट्रेड की डील करता है। रेड भी उस ट्रेड को एक्सेप्ट कर लेता है और वो ऐश को अपना आर्सस दे देता है, वहीं पर अपना म्यूटो ले लेता है। ऐश अपने आर्सस को वापस पाके काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो आर्सस को बाहर निकालता है और गले लगा लेता है। ऐश बोलता है कि आर्सस मैंने तुमको काफी ज्यादा मिस किया था और सॉरी मैंने तुम्हें ट्रेड किया। आर्सस भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ऐश अपने पोकेबॉल में वापस से आर्सस को ले लेता है। रेड बोलता है कि क्या तुम अपने म्यूटो को एक बार बाहर निकाल सकते हो। ऐश बोलता है जरूर और वो अपने म्यूटो को बाहर निकाल देता है। रेड ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि वो कोई एक नॉर्मल म्यूटो नहीं बल्कि एक शाइनी म्यूटो था। रेड बोलता है कि ये पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द रेयरेस्ट पोकेमॉन है, तुम्हें ये पोकेमॉन कैसे मिला। ऐश बताता है कि टीम रॉकेट ही सारे म्यूटो को क्रिएट कर दिया है और उन्होंने रेडियो वेव का यूज करके इस म्यूटो को शाइनी म्यूटो में कन्वर्ट कर दिया है जिसको मैंने कैच कर लिया। ऐश बोलता है कि ये सारे पोकेमॉन काफी अग्रेसिव होते हैं और कुछ पोकेमॉन अभी भी वाइल्ड में घूम रहे हैं, हमें उनको रोकने वहाँ पर जाना होगा। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ऐश और रेड एक दूसरे को बाय करते हैं। मिस्टी, ऐश और ब्रॉक उन तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन्स को ढूंढने लगते हैं अपने चार्जार्ड के ऊपर बैठकर, बट उनको वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते। वो पूरा जोडो रीजन ढूंढ रहे होते हैं और अब आ जाते हैं एक्वेटिक सिटी में जहाँ पर फाइनली वो तीनों पोकेमॉन्स दिख जाते हैं जो कि बेल टावर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। सारे एक्वेटिक सिटी के लोग इन तीनों ही लेजेंडरी पोकेमॉन्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं बट वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। ऐश, मिस्टी और ब्रॉक वहाँ पर पहुँच जाते हैं बट वो तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन्स ऐश, ब्रॉक और मिस्टी के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। ये तीनों ही काफी ज्यादा अग्रेसिव लग रहे थे। ऐश के ज्यादातर पोकेमॉन्स काफी ज्यादा वीक हो चुके थे क्योंकि उन्होंने रिसेंटली फाइट की थी। अब ऐश के पास कुछ ही पोकेमॉन्स बचे थे। ऐश अपने हेराक्रोस और पिजिओ जैसे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है बट वो तीनों पोकेमॉन्स बिना किसी दिक्कत के उनको हरा देते हैं और हर जगह डिस्ट्रक्शन मचाना कंटिन्यू करते हैं। एक्वेटिक सिटी के लोग बोलते हैं कि इनको रोकने का एक ही तरीका है, वो सारे लोग जाकर बेल टावर में प्रे करने लगते हैं। ऐश, मिस्टी और ब्रॉक को समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, पर तभी ऐश के हाथ में एक पंख आके गिरता है। ऐश को ये फेदर देखा देखा लग रहा था और आसमान से एक लेजेंडरी पोकेमॉन आता है। आसमान से एक आवाज आती है। ये पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि ऐश का फेवरेट लेजेंडरी पोकेमॉन हो-ओ था। हो-ओ तीनों लेजेंडरी बेस को शांत करने की कोशिश करता है बट वो शांत नहीं होते। हो को पता चल जाता है कि इनके साथ कुछ तो अजीब हुआ है। ऐश और उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि टीम रॉकेट ने रेडियो वेव का यूज करके इन पोकेमॉन्स की ऐसी हालत कर दी है और अब ये किसी की भी बात नहीं सुन रहे और काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं। वो हो के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। हो ऐश को पहले से ही जानता था, इसीलिए वो ऐश को अपने कुछ फेदर्स दे देता है और बोलता है कि इन फेदर्स को ले जाकर एंटी राइकू और स्वीकून के ऊपर टच कर दो जिसके चलते वो शांत हो जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि उनका ओनर यहाँ पर आ चुका है। ऐश तीनों ही फेदर्स ले जाकर एंटी राइकू और स्वीकून पे टच करने की कोशिश करता है बट वो तीनों ही ऐश के ऊपर अटैक कर देते हैं। ऐश को बचाने के लिए उसके पोकेबॉल से गार्डस्टॉर्म बाहर आ जाता है और ऐश को सेव कर लेता है। ऐश गार्डस्टॉर्म पे बैठकर जाके उन तीनों के ऊपर फेदर लगा देता है जिससे उन तीनों पोकेमॉन्स को पता चल जाता है कि आसपास उनका ओनर हो है और वो तीनों ही शांत हो जाते हैं और अपने अपने इलाके में चले जाते हैं। वो नीचे आकर ऐश थैंक यू कहता है और चले जाता है पर तभी ऐश हो को रोकता है। वो पीछे दिखता है और ऐश बोलता है कि तुम सबसे पहले लेजेंडरी पोकेमॉन थे जिसको मैंने देखा था और तभी से मेरा ये ड्रीम रहा है कि मैं तुम्हारे साथ एक बैटल करूं और तुमको कैच कर पाऊं और फाइनली मैंने तुमसे पहली बार बात की है, तो क्या तुम मेरे साथ एक बैटल कर सकते हो। वो इस बैटल के लिए हाँ कर देता है और ये बैटल स्टार्ट होती है। वो बोलता है कि तुम इस बैटल के अंदर अपने सारे पोकेमॉन का यूज कर सकते हो। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो स्टार्ट करता है अपने हेराक्रोस के साथ जिसको वो सिर्फ एक ही फ्लेम थ्रोअर का यूज करके हरा देता है। फिर एक एक करके ऐश अपने काफी सारे पोकेमॉन्स का यूज करता है जैसे कि फेरालिगेटर और टाइफ्रोजन बट उनको भी हो काफी इजीली हरा देता है। फिर ऐश को रियलाइज होता है कि वो ऐसे नहीं हार सकता।
मुझे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स का यूज करना पड़ेगा। ये सोचकर ऐश निकालता है अपने चार्जर्ड को और मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जर्ड एक्स में। अब ये बैटल दो फायर टाइप पोकेमॉन्स में थी। दोनों ही पोकेमॉन काफी अच्छी बैटल करते हैं, पर लास्ट में मेगा चार्जर्ड एक्स हार जाता है। फिर ऐश एक साथ अपने 4 काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को भेजता है, जो कि थे इन्फर्नेप, लुकारियो, सेप्टाइल और ग्रीनिंजा। वो अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि सेक्रेट फायर का यूज करके इन सारे पोकेमॉन को डिफीट कर देता है। ऐश ये देखकर काफी शॉक हो जाता है, बट उन चारों पोकेमॉन में से एक पोकेमॉन वापस खड़ा हो जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ग्रीनिंजा था, और वो बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रीनिंजा में। वो दोबारा से सेक्रेट फायर का यूज करता है, बट ग्रीनिंजा उसको डॉज कर लेता है। ऐश अपने ग्रीनिंजा को जायंट बॉल शूरिकेन यूज करने बोलता है, जिसका हो पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, बट वो रिकवर अटैक का यूज करके अपनी सारी हेल्थ को वापस से रिकवर कर लेता है। फिर वो यूज करता है बर्न अप अटैक का। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप अटैक था, और इस अटैक से ग्रीनिंजा फेंट हो जाता है। फिर ऐश अपने पिकाचू को भेजता है। वो को पिकाचू याद था, जिसको उसने 25 इयर्स पहले देखा था। वो बोलता है कि देखते हैं पिकाचू कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। पिकाचू काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है अपनी इलेक्ट्रिक टाइप अटैक से, बट वो इस बैटल को डोमिनेट कर रहा होता है। एंड में ऐश का पिकाचू काफी ज्यादा वीक हो चुका था, जिसके चलते ऐश बोलता है कि हमें अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करना ही होगा, और ऐश अपने जी रिंग को बाहर निकालता है और यूज कर देता है पिकाचू का जी मूव यानी कि 10 मिलियन थंडरबोल्ट, जिसको वो डॉज करने की कोशिश करता है, बट ये अटैक वो पे लग जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। मौका देखकर ऐश पोकेबॉल को फेंक देता है। ऐश ये देखकर काफी शॉक हो जाता है कि लेजेंडरी पोकेमॉन वो उस पोकेबॉल के अंदर आ भी गया है, और जैसे ही वो उस पोकेबॉल को पकड़ता है, वो पोकेबॉल काफी ज्यादा हीट हो जाता है और क्रैक हो जाता है, जिससे वो बाहर आ जाता है। ऐश को रियलाइज होता है कि वो को इतना ज्यादा इजीली नहीं पकड़ सकता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का यूज करो। ये सुनकर ऐश अपने शाइनी म्यूटू को बाहर निकालता है। अब वो एग्रेसिव नहीं था और काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। बैटल स्टार्ट होती है। दोनों ही लेजेंडरी पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। वो स्टार्ट करता है फायर ब्लास्ट अटैक से, जिसको ऐश का शाइनी म्यूटू बैरियर का यूज करके रोक देता है। फिर शाइनी म्यूटू कंफ्यूजन अटैक का यूज करता है। इससे वो को डैमेज तो पड़ता है, बट साथ में वो कंफ्यूज भी हो जाता है और खुद पर ये अटैक करने लगता है। ऐश बोलता है कि म्यूटू यही अच्छा मौका है, साइड स्ट्राइक का यूज करो। ये म्यूटू का सिग्नेचर और सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक था। म्यूटू साइड स्ट्राइक को बनाना स्टार्ट कर देता है, पर तभी वो कंफ्यूजन से बाहर आ जाता है और म्यूटू पर पूरी पावर का यूज करके सेक्रेट फायर अटैक का यूज कर देता है, जिससे म्यूटू जमीन पर गिर जाता है। ऐश म्यूटू को शैडो बॉल यूज करने बोलता है, पर तभी वहाँ से वो चले जाता है, यानी कि ऐश शो को कैच नहीं कर पाता। इसलिए ऐश अपने शाइनी म्यूटू को थैंक यू कहता है, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट शो को कैच कर ही लिया था। बट ऐश काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो बोलता है कि हो को पकड़ना मेरी एक ड्रीम थी, जिसको मैंने मिस कर दिया है। मेरे पास एक गोल्डन चांस था। मिस्टर और ब्रॉक बोलते हैं कोई बात नहीं, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, हो सकता है कि वो तुमको दोबारा मौका दे अपने आप को कैच करने का। ऐश दोबारा खड़े हो जाता है और अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। ऐश अपने रोटोम डेक्स को निकालता है तो उसको देखने को मिलता है कि उसको एक नोटिफिकेशन मिली थी, जहाँ पर बताया गया था कि ऐश ने अपने सारे पोकेमॉन मास्टर चैंपियन के टास्क को कंप्लीट कर लिया है। उसके पास 3 लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन है, जो कि है शाइनी, म्यूटू, आर्सियस और मूपा। ऐश ने सारे रीजन्स के चैंपियंस को हराया है। उसके पास सारे 18 टाइपिंग के पोकेमॉन्स भी हैं। साथ में उसके पास कैंटो से लेकर कैलोस तक के 52 बैजेस भी है, यानी कि ऐश अब मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकता था। ऐश प्रोफेसर को कॉल लगाता है और वो बोलता है कि मैंने मास्टर चैंपियनशिप के सारे टास्क को कंप्लीट कर लिया है। प्रोफेसर बोलते हैं कि अब तुम नॉर्डर्न रीजन जा सकते हो, बट ध्यान से वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स और ट्रेनर्स हैं, जो कि हमें नॉर्मली किसी और रीजन में देखने को नहीं मिलते। और अगर तुम एक बार मास्टर चैंपियनशिप के पास पहुँच गए, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि तुमको और भी टास्क मिलेंगे, जो कि इन सारे टास्क से और भी ज्यादा हार्ड होने वाले हैं। ऐश बिल्कुल फायर्ड अप हो चुका था नॉर्डर्न रीजन में जाने के लिए, इसीलिए वो प्रोफेसर के बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बोलता है कि प्रोफेसर हमें नॉर्डर्न रीजन का मैप चाहिए, वहाँ पे कैसे जाया जा सकता है। प्रोफेसर ऐश के रोटोम डेक्स में वो मैप दे देते हैं। ब्रॉक इस मैप को देख के बोलता है कि नॉर्डर्न रीजन में जाना तो काफी मुश्किल है, क्योंकि सारे रीजन से काफी ज्यादा दूर बना हुआ है। हमें यहाँ पे जाने के लिए सारे रीजन में ट्रैवल करना होगा। फिर बीच में काफी ज्यादा बड़ा ओशन है, जिसको पार करके हम नॉर्डर्न रीजन पहुँच जाएंगे। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और बोलता है कि हमें जल्दी नॉर्डर्न रीजन के लिए निकलना पड़ेगा, पर प्रोफेसर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा रोटोम फोन अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें काफी सारे खतरनाक पोकेमॉन्स और ट्रेनर्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे तुम्हारे आसपास कोई डेंजर आता है, तो तुम्हें रोटोम फोन में नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे तुम उसका सामना कर सकते हो। और याद रखना, मास्टर चैंपियनशिप तक पहुंचना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। काफी कम प्लेयर्स ही वहां तक पहुंच पाए हैं और अभी तक हमें मास्टर चैंपियनशिप की कोई इमेज भी देखने को नहीं मिली है। और ये भी नहीं पता है कि कौन कौन से प्लेयर्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। पहले टाउन से भी एक प्लेयर ने मास्टर चैंपियनशिप में जाने की कोशिश करी थी, बट वो लौट कर कभी भी वापस नहीं आया। ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे साथ मिस्टी और फ्रॉग भी है, जो कि मुझे गाइड करेंगे। ऐश सबसे पहले टाउन जाता है और अपने मॉम और प्रोफेसर से आखिरी बार मिलता है।
ऐश की मॉम उसको नया आउटफिट देती है और प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तुम्हें अभी तक सारे पोकेमॉन्स यूज करने दिए जा रहे थे मास्टर चैंपियनशिप टास्क के लिए, बट यहाँ पर तुम अपने सिर्फ 6 बेस्ट पोकेमॉन्स लेकर जा सकते हो, तुम्हें एक्स्ट्रा पोकेमॉन्स नहीं मिलेंगे। ऐश बैठकर डिसाइड करता है कि वो कौन से 6 पोकेमॉन्स लेकर जाएगा अपने जर्नी में। काफी टाइम सोचने के बाद ऐश 6 पोकेमॉन्स को सोच लेता है, जो कि होते हैं आर्सियस, शाइनी म्यूटू, हूपा, ग्रेनिंजा, चार्जर्ड और पिकाचू। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तुम इन पोकेमॉन्स को पोकेमॉन सेंटर से बदल भी सकते हो, बट वहाँ पर पोकेमॉन सेंटर ढूंढना भी काफी मुश्किल है। ऐश बोलता है कि मुझे चैलेंजेस काफी ज्यादा पसंद है और वो मिस्टी ब्रॉक के साथ निकल जाता है अपने नई जर्नी यानी कि नॉर्डर्न रीजन के लिए। अब ऐश नॉर्डर्न रीजन के जर्नी के लिए निकल जाता है। सबसे पहले उनको जाना था जनरेशन 3 यानी कि हुइन रीजन में। ऐश को देखने को मिलता है कि हुइन रीजन में सारे लोग काफी परेशान होते हैं। अचानक से काफी तेज सनलाइट आ चुकी थी, जो कि नॉर्मल नहीं थी। इतनी तेज सनलाइट के चलते कुछ पेड़ों पर भी आग लग जाती है। ब्रॉक ऐश को बोलता है कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये किसी पोकेमॉन के चलते हो रहा है और हमें उसको रोकना होगा, वरना पूरा हुइन रीजन खत्म हो सकता है। बट ऐश बोलता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा पोकेमॉन है। वहाँ पर प्रोफेसर बर्च आ जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन ऐश हो? ऐश बोलता है कि हाँ मैं ही वर्ल्ड चैंपियन हूँ। प्रोफेसर बर्च बोलते हैं कि हुइन रीजन में अचानक से कुछ दिनों से सनलाइट काफी ज्यादा बढ़ गई है। सभी लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सा पोकेमॉन है जिसके चलते इतनी सनलाइट हो रही है, बट किसी को भी कोई पोकेमॉन नहीं दिख रहा। हमने पूरा हुइन रीजन ढूंढ लिया है, हमें जल्दी ही उस पोकेमॉन को रोकना होगा, वरना हुइन रीजन खतरे में है। कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर अपने घर के बाहर नहीं निकलता। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी डिसाइड करते हैं कि वही हुइन रीजन को बचाएंगे। वो लोग हुइन रीजन की हर एक सिटी में जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर वो पोकेमॉन है, बट उनको एक भी सिटी में वो पोकेमॉन नहीं दिखता है। वो ओशन में ट्रैवल करके एक दूसरे सिटी में जाते हैं, पर तभी एक वेलॉर्ड आकर उनको अंदर डुबा देता है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी समुद्र से बाहर आते हैं, पर ब्रॉक बोलता है कि मैंने देखा कि नीचे कोई केव है, शायद उसके अंदर ही वो पोकेमॉन हो। इसको ढूंढने के लिए ऐश वापस से पोकेमॉन सेंटर में जाता है और अपने लैपरेस को बुला लेता है। लैपरेस पर बैठकर वो अंडरग्राउंड केव के अंदर जाते हैं, बट उनको देखने को मिलता है कि वो केव पूरी तरह से खाली है, बट वहाँ पर और भी पानी होता है। ब्रॉक बोलता है कि हुइन रीजन के लोग को बचाने के लिए हमें यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा। ऐश, मिस्टी और ब्रॉक और भी अंदर चले जाते हैं। फिर वो एक अजीब सी जगह पर निकलते हैं और वहाँ पर उनको एक और सिटी देखने को मिलती है, ये थी सूटोपोलिस सिटी। वहाँ पर उनको वॉलेस और स्टीवन मिलते हैं। वो ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुके थे। वो उस पोकेमॉन को यहीं पर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उसको रोकने के लिए, बट उनको नहीं पता चलता कि वो पोकेमॉन किधर है। ऐश, मिस्टी और ब्रॉक को एक माउंटेन दिखता है। सब मिलकर उस माउंटेन पे चढ़ते हैं, जहाँ पर उनको एक केव देखने को मिलती है। इस केव का नाम था केव ऑफ ओरिजिन। इस केव के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी को नहीं पता चलता कि वो कहाँ जा रहे हैं। तभी ऐश अपने हुपा को बाहर निकाल के अनबाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और बोलता है कि पमकाबू पोकेमॉन को बाहर निकालो। हुपा अनबाउंड अपने रिंग का यूज करके पमकाबू को स्पॉन कर देता है, जिसके फ्लैश लाइट को यूज करके ऐश, ब्रॉक और मिस्टी आगे बढ़ते हैं। उनको वहाँ पे एक ओपनिंग देखने को मिलती है, जिसके अंदर वो चले जाते हैं। वहाँ पर काफी सारा लावा होता है। ऐश लावा में गिरने ही वाला होता है, पर तभी ब्रॉक उसको बचा लेता है। तभी ऐश के ऊपर एक फ्लेम थ्रोअर पड़ता है। ऐश, मिस्टी और ब्रॉक देखते हैं कि उस लावा के बीचों बीच लेजेंडरी पोकेमॉन ग्राउंडाउन था और इसी के चलते पूरे हुइन रीजन में काफी ज्यादा सनलाइट बढ़ गई थी। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें ग्राउंडाउन को डिफीट करना होगा। तभी हुइन रीजन ठीक हो गया। ऐश अपने हुपा को वापस बुलाता है और भेजता है गॉड पोकेमॉन आर्सियस को। वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। दोनों में फाइट शुरू होती है। दोनों ही पोकेमॉन काफी अच्छी तरीके से बैटल कर रहे थे, बट आर्सियस अपने मल्टी टाइप एबिलिटी का यूज करके फ्लाइंग टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके ऊपर ग्राउंडाउन के अटैक असर नहीं करेगा। आर्सियस जजमेंट अटैक का यूज करता है, जिसमें ग्राउंडाउन लावा के अंदर जाकर डॉज कर लेता है। तभी आर्सियस अपने मल्टी टाइप एबिलिटी का यूज करके वाटर टाइप में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर टाइप का जजमेंट अटैक मारता है, जो कि सुपर इफेक्टिव था ग्राउंडाउन पर। इससे ग्राउंडाउन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो वीक हो जाता है। ऐश बोलता है कि आर्सियस यही मौका है, जल्दी से हाइपर बीम अटैक का यूज करो, जो कि ग्राउंडाउन पे लग जाता है। ग्राउंडाउन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इरप्शन अटैक का यूज करता है, जिससे आर्सियस पे काफी डैमेज पड़ता है। फिर ग्राउंडाउन यूज करता है सोलर बीम अटैक का, और क्योंकि आर्सियस वाटर टाइप का हो चुका था, तो उसको फिर से काफी डैमेज पड़ता है। ऐश अपने आर्सियस को बोलता है कि चलो इस बैटल को खत्म करे, और आर्सियस को वाटर टाइप का जजमेंट अटैक यूज करने बोलता है, जो कि ग्राउंडाउन पे लग जाता है और ग्राउंडाउन हार जाता है। इसके बाद ग्राउंडाउन वहाँ से चले जाता है। ऐश, मिस्टी और ब्रॉक केव ऑफ ओरिजिन से बाहर निकलते हैं और उनको देखने को मिलता है कि सनलाइट बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। स्टीवन और वॉलेस वहीं पर होते हैं। ऐश उनको सारी चीजें बताता है और वो ऐश को थैंक यू बोलते हैं। सबके सब एक साथ बाहर निकलते हैं और उनको देखने को मिलता है कि काफी टाइम बाद हुइन रीजन के लोग बाहर आए थे और काफी ज्यादा खुश थे। सभी लोग ऐश को थैंक यू बोलते हैं। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ऐश वहाँ से जाने ही वाला होता है, पर तभी स्टीवन उसको रोक लेता है और बोलता है कि मैंने रिसेंटली एक शाइनी सैलेमेंस को कैच किया है। मैंने तुम्हारे ग्रेनिंजा के बारे में काफी कुछ सुना है और वो मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगता है।
तो क्या तुम मेरे शाइनी सेलेमेंस के बदले ग्रीनिंजा को ट्रेड करोगे? सेलेमेंस एक शाइनी भी है, साथ में वो मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। ये सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन भी है, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी डील होगी। ऐश बोलता है कि मैं और ग्रीनिंजा काफी टाइम से साथ हैं, हमारे बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग है और ऐसा ग्रीनिंजा पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैं बिल्कुल भी इसको ट्रेड नहीं कर सकता। स्टीवन ऐश को ज्यादा फोर्स नहीं करता और बोलता है कि ठीक है, जैसे तुम कहो। ऐश, मिस्टी और ब्रॉक अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वो वहीं से सिलो जाते हैं, सिलो से यूनोवा जाते हैं और यूनोवा से कैलोस रीजन पहुंच जाते हैं। तभी उनके ऊपर एक ब्रांच अटैक कर देती है, जिसको ऐश का ग्रीनिंजा पोकेबॉल से बाहर आके कट कर देता है। तभी वहाँ पर लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ायगार्ड आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने कुछ टाइम के लिए ग्रीनिंजा को तुम्हारे पास दिया था, बट अब हमें कैलोस के प्रोटेक्शन के लिए ग्रीनिंजा वापस चाहिए। ऐश काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो ग्रीनिंजा से पूछता है कि क्या तुम ज़ायगार्ड के साथ वापस जाना चाहते हो कैलोस की प्रोटेक्शन करने के लिए? ग्रीनिंजा बोलता है कि मैं तुम्हारे सबसे मेन टाइम और मेन बैटल पे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में खुद को प्रूव करके तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनाना चाहता हूँ। मुझे कैलोस की प्रोटेक्शन अब नहीं करनी है। ज़ायगार्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे किसी भी हालत में ग्रीनिंजा वापस चाहिए था कैलोस की प्रोटेक्शन के लिए। ऐश बोलता है कि क्या ग्रीनिंजा कुछ और टाइम के लिए मेरे पास रह सकता है, क्योंकि अब मेरी काफी मेन बैटल्स आने वाली हैं, फिर उसके पास ग्रीनिंजा तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। ज़ायगार्ड बोलता है कि बट उसके बदले मुझे कुछ और पोकेमॉन चाहिए जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हो और कैलोस की रक्षा कर सके। ऐश ये बात सुनकर अपने कुछ पोकेमॉन्स को वहाँ पर रिलीज कर देता है, जैसे कि ग्लाइस्कोर, हेराक्रोस और गार्चम्प। वो इन दिनों को वादा करता है कि मैं कुछ टाइम बाद तुम्हें लेने वापस जरूर आऊंगा, बट कुछ टाइम के लिए तुम्हें कैलोस की रक्षा करनी होगी। वो तीनों ही पोकेमॉन ऐश की बात मानकर कैलोस रीजन में रुक जाते हैं। ऐश उस जंगल से बाहर निकलता है, तभी उसको सरीना देखने को मिलती है, जो कि अब कैलोस क्वीन बन चुकी थी। सरीना ऐश से मिलती है और वो मिस्टी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इससे पहले उसने मिस्टी को नहीं देखा था। मिस्टी भी सरीना को सबसे पहली बार देखती है। वो ऐश से पूछते हैं तो ऐश दोनों को एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कराता है। सरीना बोलती है कि अब क्योंकि मैं कैलोस क्वीन बन चुकी हूँ तो अब मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल कर सकती हूँ तुम्हारे जर्नी पे। ऐश बोलता है कि ये काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अब मैं अपनी जर्नी की सबसे बड़ी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे कुछ सपोर्टर चाहिए होंगे। ये सुनकर सरीना मिस्टी और ब्रॉक के साथ ट्रैवल करने लगती है। कुछ टाइम बाद ऐश, मिस्टी, सरीना और ब्रॉक अलुदा रीजन पहुंच जाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे मिस्टी और सरीना में राइवलरी बन रही है। ऐश को अलुदा रीजन में प्रोफेसर कुकड़ी और ग्लेडियोन वगैरह मिलते हैं। वहीं पर ऐश को एक चैलेंजर भी देखने को मिलता है, जिसने रिसेंटली अलोला लीग जीती थी और अब वो ऐश को चैलेंज करना चाहता था अलोला लीग के चैंपियन बनने के लिए। ऐश इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वो ट्रेनर अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह गोलिसोपॉड को निकालता है। वहीं पर ऐश चूज करता है अपने चार्जार्ड को और उसको मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। चार्जार्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करके गोलिसोपॉड को डिफीट कर देता है। ये देखकर वो ट्रेनर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो निकालता है अपने मिमिक्यू पोकेमॉन को। ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर यूज करने बोलता है और